लास्ट अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्लास किया उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, सर हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ कुछ चीजें, क्या क्या चीजें डिस्कस किया हम लोगों ने, चलो एक बार के लिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आइए डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने तो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए। बेसिक कंसेप्ट में क्या डिस्कस किया, सबसे पहला जो यूनिट नंबर 1 था आपका, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सर आखिरकार एक कंपनी होता क्या है। ठीक है, उसका सेक्शन नंबर क्या था, 2 सब सेक्शन, किसी को याद है? 20। ठीक है, वो कंपनी को डिफाइन किया, बताया कि कंपनी होता क्या है। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, हमने उसके बाद डिस्कस किया कि सर फीचर्स क्या क्या होता है कंपनी का। ठीक है, कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, कंपनी के फीचर्स वगैरह जो है वो क्या क्या होते हैं, इसमें हमने सेपरेट लीगल एंटिटी ये सब पार्ट किया। ठीक है, और वहीं पे हमने यहाँ पे फीचर्स वाले पार्ट में एक केस स्टडी भी किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट कॉर्पोरेट व्हील थियरी। कॉर्पोरेट व्हील थियरी क्या है आपका, कॉर्पोरेट व्हील थियरी ये बताता है कि मेंबर जो है और जो कंपनी है उनके बीच में एक पर्दा है, और ये पर्दा जो है मेंबर्स को कंपनी से बचा के रखता है। ठीक है, इसके लिए एक तो केस एकदम लैंडमार्क केस है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सैलोमन जो था यहाँ पे एक संधि क्रेडिटर था, और हमने ये देखा कि किस तरीके से since even though he holds around 99% of the shares of the company, but still in the eyes of law Salomon अलग है और कंपनी अलग है, hence in this regard Salomon was the sundry creditor of the company। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं टू द कॉर्पोरेट व्हील, इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से लिफ्टिंग ऑफ द, क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। ये होता है 5 केसेस में जनरली। ठीक है, नंबर 1 था आपका टू आइडेंटिफाई द ट्रू नेचर ऑफ द कंपनी, ट्रू नेचर आपको निकालना है, ट्रू कैरेक्टर आपको निकालना है, जैसे डैमलर वाला केस था आपका। फिर अगर आप कोई रेवेन्यू वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे हो, डेनशॉ मैनेक्सी पेटेंट वाला पार्ट था। फिर उसके बाद में अगर आप जो है एज एन एजेंट काम कर रहे हो तो ब्रिटिश कमीशन, ठीक है, वो वाला पार्ट था। फिर उसके बाद में अगर आप कोई लीगल फॉर्मेलिटीज को अवॉइड करने की कोशिश कर, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में था आपका वर्कमैन वाला। ठीक है, एसोसिएटेड रबर कंपनी वाला। और लास्ट में अगर आप फ्रॉड या फिर मिसफेरेंस कर रहे हो या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, उसकी वजह से फ्रॉड वगैरह कुछ करने के लिए आप ऐसा कुछ इसलिए आप एक कंपनी क्रिएट कर रहे हो, तो वो वाला भी उस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डील हो जाता है। ठीक है, ये था आपका यूनिट नंबर 1 का पूरा डिस्कशन। आई होप कि अभी तक आपका ये वाला यूनिट नंबर 1 जो है पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 में क्या था, यूनिट नंबर 2 में था आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी, कई सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज थे आपके। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन नंबर याद है किसी को प्राइवेट कंपनी का? 2 subsection 68 सेक्शन 68 और पब्लिक कंपनी का 2 सबसेक्शन 70 71 271। फिर ओपीसी था, प्राइवेट कंपनी के ही अंडर था ओपीसी और स्मॉल कंपनी। ठीक है, ट्राई करो ट्राई करो। 2 subsection 62 OPC करके और स्मॉल कंपनी का क्या है, 2 सबसेक्शन सबसेक्शन 85 2 सबसेक्शन 85 हो गया आपका स्मॉल कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में आर एल पी आपको याद रखना है, आर एल पी और नासी याद रखना है आपको। ठीक है, स्मॉल सॉरी मैंने गलत बोला, प्राइवेट कंपनी में आपको आर एल पी याद रखना है, दिमाग में सेट रखना है, और नासी दिमाग में रखना है, आपका दिमाग में सेट हो गया होगा अभी तक, बाकी सारा पॉइंट्स तो इजी है। पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ओपीसी इंपॉर्टेंट था आपका 262 में, इसमें आपका नॉमिनी वगैरह का इंपॉर्टेंट था, और कब जो है ओपीसी को वॉलंटरीली कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ प्राइवेट कंपनी, है ना, पब्लिक कंपनी, वो वाला पार्ट एक था आपका ओपीसी वाला पार्ट में। उसके बाद में आपका स्मॉल कंपनी तो इजी है, वही जो ओपीसी में लिमिट था वही था, बस उसमें खाली आपका लिमिट बढ़ाने का ऑप्शन है। और अगर आप लोगों को जानना है तो ये लिमिट जो है वो इंक्रीज हो चुका है, स्मॉल कंपनी का जो लिमिट्स है वो इंक्रीज हो गया, बट आप लोग के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि आपको 6 महीना पहले का अमेंडमेंट्स होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग का इसमें नहीं है, अदरवाइज लिमिट्स जो है अभी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, बट अगर मैं हम लोग का अमेंडमेंट बुक वाला चीज में वो कवर हुआ तो मैं आपको नया लिमिट्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, स्मॉल कंपनी के केस में स्मॉल कंपनी का जो लिमिट्स है वो इन प्रैक्टिकल इंक्रीज हो गया, जैसे 50 लाख और 2 करोड़ है ना अभी आपने जो पढ़ा, तो वो लिमिट्स जो है वो इंक्रीज हो गया इन रियल लाइफ। अगर वो एप्लीकेबल होगा तो मैं आप लोग को वाला पार्ट करवा दूंगा। उसके बाद में क्या था आपका, उसके बाद में हम लोगों ने किया था अबाउट लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, उसके बाद में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ये वाला पार्ट था। लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन नंबर याद है क्या आप लोग को? subsection 92
21, 22, 92. ठीक है, और 21, 22, 92, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था आपका। उसके बाद हमने सेक्शन 8 कंपनी, अच्छा उसके पहले हमने वो डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी हमने डिस्कस किया था। होल्डिंग कंपनी क्या था आपका, जो कि सब्सिडरी कंपनी वाला पार्ट में डिवाइड है। सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन नंबर याद है क्या आप लोग को? 2 सबसेक्शन Section 2, subsection 87. 87। 7. उसमें था कि अगर आप कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हो, या फिर आप सब्सिडरीज में होल्ड करते हो मोर देन वन हाफ, आइदर सिंगली और थ्रू अदर कंपनीज, तो उस केस में क्या होगा आपका, एक कंपनी बन जाएगा होल्डिंग कंपनी, दूसरा कंपनी बन जाएगा आपका सब्सिडरी कंपनी। ये वाला पार्ट अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में लास्ट में अपन डिस्कस था सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो 3 मेजर क्राइटेरिया था जब एक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बन सकता है। नंबर 1, अपना चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म किया हुआ है। नंबर 2, वो अपने प्रॉफिट्स को भी चैरिटेबल पर्पस, जो भी पर्पस जिसके लिए वो फॉर्म किया गया उसी के लिए यूज कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या था, थर्ड पॉइंट आपका, कि कोई भी डिविडेंड जो है वो लोग नहीं बांटता है। कुछ कुछ प्रिविलेजेस था सेक्शन 8 कंपनी के पास में, कि उन्हें प्राइवेट या फिर पब्लिक जो है पीछे लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स था आपका। ये सब आपको कुछ कुछ पॉइंट्स था कि, और फिर कुछ नासी के कुछ कुछ पॉइंट्स आपके एप्लीकेबल नहीं थे। बट अगर सेक्शन 8 कंपनी ने अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया, जो चीज के लिए बना था वो नहीं किया, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसके स्टेटस को चेंज भी कर सकता है, अमालगमेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, या फिर दूसरे कंपनी में कन्वर्ट भी कर सकता है, या फिर बंद भी करवा सकता है। ये वाला पार्ट था। फिर अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में था, निधि कंपनी हो गया आपका, चिट फंड कंपनी टाइप का। फिर पीएफआईज हो गया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सब तुम्हारा, ये सब हो गया। फॉरेन कंपनी था। उसके बाद में आपका और क्या था, कंपनीज का ये सब्सेक्शन याद करना पड़ेगा, किसका? अदर कंपनीज का। सिर्फ फॉरेन कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी रख लो, हो जाएगा, बाकी नहीं चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, इसीलिए एक बार सिर्फ दिमाग में ये रख लो, बाकी हो जाएगा, बाकी नहीं चाहिए। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 जो था, यूनिट नंबर 3 में क्या था, यूनिट नंबर 3 में था सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, यही सबसे इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट था कि कंपनी को अगर मेरे को ओपन करना है, कंपनी को अगर मुझे को खोलना है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी को एक तो लीगल एक्सिस्टेंस में लेके आना है, तो हम क्या क्या चीज करेगा। तो इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या चीज था आपका, इनकॉर्पोरेशन में था 7 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सेक्शन नंबर भी क्या था आपका इसके लिए, 7 डॉक्यूमेंट है, और सेक्शन नंबर भी 7 ही है। इसमें क्या क्या था आपका, एमओए चाहिए, एओए चाहिए, ठीक है, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड, तो ये दो तो था। फिर पर्टिकुलर्स क्या था आपका, नेम सरनेम ऑफ द इनिशियल सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम। फर्स्ट डायरेक्टर्स का भी आपको यही सेम चीज चाहिए, पर्टिकुलर्स ऑफ नेम सरनेम, ये वाला पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला पर्टिकुलर्स में एक और क्या था आपका, कोई अगर इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है, और उसका कंसेंट भी जो है आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जो डायरेक्टर्स है, फर्स्ट डायरेक्टर्स जो एग्री कर रहे हैं ना बनने के लिए, उनका आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, और आप उनका कोई इंटरेस्ट है दूसरे कंपनी में, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। ये था आपका। उसके बाद में और क्या था आपका, ये पर्टिकुलर्स हो गया। फिर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन हमेशा ये देता है कि हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे। तो ये कौन देगा आपको, ये आपको देगा नंबर 1 जो कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सीए हो गया, सीएस हो गया, एडवोकेट वगैरह हो गया, ये लोग जो कंपनी फॉर्म कर रहे हैं वो, और साथ में जो ये इनिशियल सब्सक्राइबर्स हो गया आपके, ठीक है, और डायरेक्टर्स वगैरह जो है वो क्या देंगे कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, मतलब कि मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, जितना भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल लेजिट है, और उसमें कुछ भी टैंपरिंग या गलती नहीं। ये वाला पार्ट हो गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हमेशा हम लोग इसीलिए देते हैं कि हम लोग बताने के लिए कि भाई हम लोग सच बोल रहे हैं, और एफिडेविट हम लोग दे रहा है क्लैरिफिकेशन करने के लिए, क्लैरिफिकेशन कि हम लोग ने कुछ गड़बड़ नहीं किया। डिक्लेरेशन सच बोलने के लिए, एफिडेविट जनरली क्या करते हैं हम लोग, कुछ बताने के लिए कि भाई हम लोग ने कोई गड़बड़ नहीं किया। तो भैया हम कोई कन्विक्टेड नहीं था इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हम कन्विक्टेड नहीं है बाय कोर्ट फॉर द लास्ट 5 इयर्स कोई फ्रॉड, मिसफिशंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का केस में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या था आपका, कि जितने भी डॉक्यूमेंट सबको सबमिट किया है वो क्या है, CCT, यानी कि करेक्ट है, कंप्लीट है, ट्रू है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो 7 डॉक्यूमेंट्स है उसको उठा के, अच्छा अगर सेक्टरल रिक्वायरमेंट्स है, आरबीआई वगैरह का अगर सेक्टरल रिक्वायरमेंट्स है, तो उसका भी कंसेंट लेटर आपको लेके ये 7 डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्ट्रार को जमा करना है। रजिस्ट्रार जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, आपको मिलेगा, कोई मिल जाएगा आपको, ठीक है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड आपको एक और चीज मिल जाएगा, वो है सिन। ठीक है, आपको कोई मिल जाएगा और आपको सिन मिल जाएगा, राइट। ठीक है, आपको कोई मिल जाएगा और आपको सिन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका।
ठीक है। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट था उससे गलती किया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्यूमेंट सही देना था और आपने गड़बड़ डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तो कोर्ट जो है, ठीक है, आपके खिलाफ लीगल केस कर सकता है। और लॉ में जो सेक्शन नंबर आपके खिलाफ अट्रैक्ट होगा, किसी को याद है क्या? कौन सा सेक्शन नंबर अट्रैक्ट होगा? 47 447 में अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और प्लस ट्राइब्यूनल का भी डिसीजन कुछ कुछ आएगा, ठीक है। ट्राइब्यूनल का कुछ कुछ डिसीजन भी आएगा आपके, ठीक है, कि आप, वो गुस्सा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कर सकते हैं आपके खिलाफ। कंपनी को बंद कर सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है, कंपनी को वाइंड अप कर सकता है, कंपनी के नाम को हटा सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ट्राइब्यूनल के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया, एक्स्ट्रा तड़का वाला पॉइंट दे दिया, वो क्या था? एज इट डीम्स फिट, जो ट्राइब्यूनल को सही लगता है वैसा डिसीजन भी वो ले सकता है, ठीक है। ये वाला पार्ट था आपका। उसके आगे क्या था आपका? कुछ कुछ हम लोग, ये हो गया पूरा खत्म कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इंडिविजुअल डिस्कशन किया था। क्या क्या था आपका? एक था पावर ऑफ एंट्रेंचमेंट। वो क्या है कि आर्टिकल्स के बियॉन्ड आपको एक पावर देता है। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसके बियॉन्ड आपको एक पावर देता है। वो एक पावर आपको क्या देता है कि भैया आप चाहे तो आर्टिकल्स में एक क्लॉज लिखवा सकते हो कि कभी भी कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए एंट्रेंचमेंट डाला गया है, तो आपको उसके पहले कॉन्सेंट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। ये आप चाहे पहले लिख लो, जब इनकॉर्पोरेट हो रहा है कंपनी तब करवा लो एंट्रेंचमेंट, या फिर बाद में अगर आप करवाओगे जब कंपनी फॉर्म हो रहा है तब क्या क्या क्राइटेरिया। अगर नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा तो क्या होगा? कैसे डालोगे पावर ऑफ एंट्रेंचमेंट? सारा मेंबर्स का कंसेंट लेना सारा मेंबर से कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर लिस्टेड कंपनी होगा तो, पब्लिक कंपनी, तो SR 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 पास पास करना कराना एसआर पड़ेगा। पास करा के आपका पावर ऑफ एंटरेंचमेंट जो है वो ले लिया जाएगा। ये खत्म हो गया। फिर बाइंडिंग फोर्स वाला पार्ट था कि मेंबर्स और कंपनी के बीच में जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसका ऐसा रिश्ता है कि एज इफ कंपनी और मेंबर्स जो है आपस में बैठ के, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है, कंपनी ने भी साइन किया है और मैंने भी साइन किया है। इस तरीके का बाइंडिंग फोर्स है। मतलब एमओए और एओए में ऐसा जो चीज लिखा हुआ है वो ऐसे एप्लीकेबल है एज इफ कंपनी और मेंबर्स अगर अलग अलग साथ में बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवाया है, उस तरीके का पावर जो है वो अवेलेबल रहता है। बट ये सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए? कंपनी और उनके मेंबर्स के लिए। मेंबर्स और मेंबर्स के बीच में नहीं है, और कंपनी और थर्ड पार्टी के केस में भी ये चीज नहीं है। हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, वो लॉयर वाला केस दिया था। इसलिए ध्यान रखना कि सेक्शन 10 जो बाइंडिंग फोर्स है, इट इज ओनली फॉर द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड नॉट द अदर पार्टीज और नॉट द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी कभी भी कंपनी के साथ में डील कर रहा है तो ये टू मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट बना के ही काम कर रहा है। ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल वाला पार्ट तो बुंदू बुंदू पास था, तो वो तो चलो आप लोग सेल्फ ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट चीज तो हम डिस्कस ही करना पड़ेगा। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया था, याद है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2-3 नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कि आगे जाके बहुत काम आएगा। एक था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या बनता है, सब सस्पेंस में रखते हैं, पर आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर था आपका वॉइड, वॉइड फिर था आपका वॉइड वर्ड एबल, और एक था, हाँ तुम जो बोल रहे हो, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो। वैलिड क्या था भैया? जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके हैं एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ है। वॉइड में क्या है सर कि पहले ठीक था, पहले ठीक था, बट कुछ कारण से अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। अरिजीत सिंह को हमने बुलाया था, उसने एग्री कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमने पैसे वैसे सब कुछ ट्रांसफर कर दिए एडवांस के तौर पे। बट प्रॉब्लम क्या है, अरिजीत अब बोलता है कि मैं आऊं कैसे, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन है, अब ये इम्पॉसिबल है उसके लिए परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा अब? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल में क्या आपको याद है, डरा के धमका के सिम्बा वाला मूवी का बताया था आपको कि अगर किसी को डरा के गलत तरीके से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देते हो, दूसरे वाले पार्टी के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो कोर्ट में उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सुनो, अगर जो सिम्बा के मूवी में दिखाया था वो जो बूढ़ा आदमी जिसे साइन करवाया था डॉक्यूमेंट्स, अगर वो कोर्ट में गया ही नहीं, वो कोर्ट पे गया ही नहीं, वो बोला ठीक है जो होगा होगा, इतना कौन मगजमारी मारेगा, छोड़ो, तब वो वॉइडेबल नहीं, वॉइडेबल था तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? वॉइडेबल कब है कि भैया अगर पार्टी के पास में ऑप्शन है, पार्टी चाहे तो अगर उसके साथ में बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो चाहे तो वो जाके कोर्ट में बोल सकता है कि मिलॉर्ड सुनिए, मेरे साथ में डरा के धमका के, या फिर मैं साउंड जब मैं होश में नहीं था उस वक्त मेरे से साइन कराया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड एबल बन जाएगा। इसमें इसलिए वर्ड लिखा हुआ है वॉइड एबल एट द ऑप्शन, इट इज ऑलवेज वॉइड एबल, ठीक है, इट इज वॉइड एबल, लैंग्वेज देखो, एट द ऑप्शन of the aggrieved party। क्या बोला मैंने? It is void able at the option of the aggrieved party।
मतलब सर इट इज वॉइडेबल, मतलब कोई इंसान उसको वॉइड कर सकता है। कौन सा इंसान है? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड मतलब जिसके साथ में बुरा हुआ है, जिसके साथ में धोखा हुआ है, जिसको डरा के धमका के आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, उसको बोलते हैं अग्रीव्ड। जो जिसके साथ में बुरा हुआ है ना, उसको बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, तो वॉइड है किसके नाम पे, किसके पास ऑप्शन है कि वॉइड डिक्लेयर कर सकता है? एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। मतलब वैलिड मतलब सारा डॉक्यूमेंट सही, वॉइड मतलब पहले वैलिड था बट कुछ कारण से बिकम्स इम्पॉसिबल, दैट इज व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वॉइडेबल क्या हो गया? दो पार्टी अगर है, एक के लिए तो परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक के लिए तो परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरा के लिए क्या है? दूसरा के लिए क्या है आपका? दूसरा के लिए क्या है? इट बिकम्स, इट दे कैन डिक्लेयर वॉइड, ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट में जाके। एंड वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या है? वॉइड एब इनिशियो की शुरू से ही खारिज है ये, शुरू से ही, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला था ना उस तभी से ये गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप माइनर से डील कर रहे हो, कोई माइनर से डील कर रहे हो, तो वो शुरू से खारिज है। आप डॉक्यूमेंट सही रखो नहीं रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स को सही करा है, सब कुछ सही है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैया माइनर से डील कर रहा है ना, तो ये शुरू से गलत है। माइनर तो कुछ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां पे आप शुरू से रेस्पॉन्सिबल हो, शुरू से गलत है वो चीज, शुरू से खारिज है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉइड एब इनिशियो। जो शुरू से क्या है आपका, ठीक है, ठीक है, इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, वॉइड फ्रॉम द, ठीक है। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बता रहा हूं, ठीक है। ये सब सारे कुछ हम लोग आराम से और भी डिस्कस करेंगे, बट आई होप कि आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब सुनो, देखो, तीन टाइप के डॉक्ट्रिन्स है। डॉक्ट्रिन्स क्यों रहते हैं? डॉक्ट्रिन्स जनरली होते हैं या तो कंपनी या तो उसके मेंबर्स को एक एडिशनल राइट देने के लिए, एडिशनल पावर देने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है तीन डॉक्ट्रिन्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, तीन डॉक्ट्रिन्स डिस्कस करेंगे। एक है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, एक है पहला। फिर है दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। माइंड यू ये लास्ट टॉपिक से कुछ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एंड लास्ट आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, पहले नाम सेट कर लो दिमाग में, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या है ये डॉक्ट्रिन? डिस्कस करते चलो। देखो, आपको पता है कि कंपनी जो होता है, मैंने आपको अगर ये याद होगा आपको, ठीक है, तो कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, ये कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा लेयर किस चीज का होता है? याद है? कुछ ऐसे बनाया था मैंने, सबसे ऊपर, ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। कंपनी का सबसे ऊपर वाला लेयर क्या चीज का होता है? याद है आपको? कंपनी लॉ का। तो जो कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, उसकी वो है ये। भैया अगर कंपनीज एक्ट में तो आपको होना ही पड़ेगा, वो सारे प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट में लिखा वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। बट कंपनी का सबसे अल्टीमेट डॉक्यूमेंट क्या था जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है? याद है किसी को? कंपनी का क्या होता है वो? MOA। वेरी गुड, एमओए। कंपनी का एमओए। और उसके अंडर क्या होता है? कंपनी का एओए, ठीक है। कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है जो कंपनी के मेमोरेंडम के खिलाफ है। यानी कि अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी लोन नहीं दे सकता, अगर कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी लोन नहीं दे सकता, ठीक है, नहीं दे सकता, और कंपनी ने अगर लोन दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल गलत है। कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। कंपनी जो है, जो काम कर रहा है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, और वो ऐसा काम अगर कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड कुछ काम करता है, मैंने बोला अगर कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड कुछ काम करता है, इसको बोलते हैं कंपनी जो है अल्ट्रा वायर्स गया है। कंपनी क्या बोलेगा हम लोग? कंपनी जो है अल्ट्रा वायर्स किया, यानी कि बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का पावर्स कहां मेंशन किया जाता है? कंपनी के पावर्स कहां मेंशन रहते हैं? इन द कंपनीज MOA, राइट, इन द कंपनीज MOA। तो अगर कंपनी के पावर्स मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं और मेमोरेंडम के बियॉन्ड आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तब भैया आप बोल सकते हो कि कंपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब कंपनी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर सोचो बाई चांस अगर कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, और कंपनी ने एक लोन दे दिया,
ठीक है, कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि कंपनी लोन नहीं दे सकता, ठीक है, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी लोन नहीं दे सकता, फिर भी कंपनी ने लोन दे दिया, ठीक है। अब अगर ये इंसान बोलेगा, ये जो इंसान है वो बोलेगा कि भैया हम तो लोन देगा नहीं, आपके एमओए में लिखा हुआ ही नहीं, हम तो लोन वापस करेगा नहीं, तो कंपनी ये नहीं बोल सकता है कि भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना होता है, आपको लोन वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बता, इसके चक्कर में कंपनी का लॉस हुआ या नहीं हुआ? कंपनी का लॉस हुआ या नहीं हुआ? राइट, कंपनी का लॉस हुआ क्योंकि कंपनी ने ऐसा कुछ काम किया जो कि उसके मेमोरेंडम के खिलाफ था। अब लीगली चाहे भी तब भी कंपनी जो है इससे रुपया वापस नहीं कर सकता है। इस केस पे कंपनी क्या करेगा पता है क्या आपको? जो आपका जो डायरेक्टर्स वगैरह है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा इस लॉस के लिए, अगर ऐसा कुछ काम करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड है, तो उस केस में बोर्ड जो है वो पर्सनली लायबल हो जाता है फॉर द एक्ट्स। अगर कुछ भी लॉस हुआ है कंपनी को तो उसके लिए बोर्ड जो है वो जिम्मेदार होगा। मतलब कंपनी को लॉस होने नहीं देगा आप लोग, क्योंकि आप वो अमाउंट जो है किससे वसूल करोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वसूल करोगे। यानी कि सर कंपनी पहला बात तो ऐसा कोई काम करेगा ना ही नहीं चाहिए, अगर कंपनी को करना ही नहीं चाहिए जो कि कंपनी के मेमोरेंडम या फिर ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ हो, के पार हो, ठीक है। ऐसा अगर कंपनी ने किया उसको बोलते हैं कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स किया। और कभी भी अगर अल्ट्रा वायर्स करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही गलत है। मतलब चाह के भी आप ये लोन को जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है, तो आप चाह के भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब अलाउड ही नहीं है सर, ठीक है। दिस इज अल्ट्रा वायर्स। ना देखो, ठीक है, ये देखो, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड द वायर्स और बियॉन्ड द पावर्स, मतलब बियॉन्ड द पावर्स अगर आपने कुछ किया तो ऐसा, ठीक है। दस अल्ट्रा वायर्स मींस एन एक्ट और ट्रांजैक्शन बियॉन्ड और एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। ये देखो इफेक्ट क्या होता है अगर आपने कोई अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, अगर आपने कोई अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन किया यानी कि आपका जो पावर था उसके खिलाफ आपने किया, तो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है ये, क्या लिखा हुआ है देखो तो यहाँ पे, ये वर्ड क्या लिख दिया यहाँ पे? ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन क्या है, क्या लिखा है इसमें? ट्रांजैक्शन क्या है? void ab initio वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या था? वॉइड एब इनिशियो initially का starting से शुरू से ही खारिज है। क्या है? शुरू से ही खारिज है, शुरू से ही खारिज है, मतलब शुरू से ही गलत है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, कि बाद में कोई करेक्शन हुआ या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भैया शुरू से ही गलत है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि कंपनी करता है बियॉन्ड इट्स पावर्स, उन ट्रांजैक्शंस को शुरू से ही गलत बोल देते हैं, शुरू से ही खारिज बोल दिया जाता है, ठीक है। और नो रैटिफिकेशन और एस्टॉपल मतलब कि नो रैटिफिकेशन मतलब नो करेक्शन, रैटिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन, जिसका प्रिंट किया हुआ लिख लो आप लोग, रैटिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन, ठीक है। कि आप जैसे एग्जांपल लोन दे दिए, अब ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं, आप बोलोगे ना भैया कोई सोल्यूशन है क्या, अगर मेमोरेंडम के खिलाफ कुछ कर दिया तो कोई सोल्यूशन है क्या? नहीं भैया कोई सोल्यूशन नहीं है। पहला बात तो वॉइड एब इनिशियो हो गया, और अब उसमें कोई करेक्शन भी पॉसिबल नहीं है, कि अगर आपने ऐसा कुछ काम कर दिया, ऐसा कुछ कांड कर दिया आपने जो कि मेमोरेंडम के खिलाफ था, अब ऐसा नहीं कि आप करेक्शन करके ठीक कर लो उसको, रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर रुकावट भी एक बार के लिए रोकना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नो रेक्टिफिकेशन ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है, नो रेक्टिफिकेशन, ठीक है। एस्टॉपल वर्ड जो है आराम से हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, तो एक बार के लिए इसको चाहे तो एक बार भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो, ठीक है। इंजंक्शन वर्ड लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, इंजंक्शन बताओ मेरे को, इंजंक्शन क्या था, याद है क्या कुछ? इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर। तो अगर कंपनी चाहे, कंपनी को दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कंपनी लोन देने वाला एक कोई मेंबर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मेंबर है कंपनी में, उसमें से 9 मेंबर जो है कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, 9 मेंबर्स लोग जो है ऐसा कुछ करने वाला है जो कंपनी के मेमोरेंडम के खिलाफ है, ठीक है, ऐसा कुछ करने वाला है जो कि मेमोरेंडम के खिलाफ है, तो उस केस में अगर किसी भी मेंबर को ये चीज पता चल जाए तो वो चाह कर कंपनी के खिलाफ एक स्टे ऑर्डर लगा सकता है कि कंपनी अभी कोई भी ट्रांजैक्शन इस नेचर का ना करे, तो ये पॉसिबल है। रेटिफिकेशन अगर एक बार आपने कांड कर दिया, अगर एक बार मेंबर्स ने कांड कर दिया, तो उस केस में आपके पास कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। बट अभी तक कांड हुआ नहीं है, मेंबर को पता चल रहा है कि ये लोग कुछ बदमाशी करने का सोच रहा है कंपनी में, उस केस पे चाहे तो कोर्ट से एक इंजंक्शन ला सकते हैं जब तक ये प्रॉब्लम पूरा तरीके से सॉल्व ना हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपने किया, मैंने लिखाया भी था आप लोग को, वहां पे दिखाया भी था ये वाला पार्ट में, कि अगर सोचो अगर ऐसा कुछ भी काम किया जो कि अल्ट्रा वायर्स है, तो उस केस में डायरेक्टर्स जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, ठीक है। कंपनी लायबल तो नहीं है, पर्सनली डायरेक्टर्स जरूर लायबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी भी अगर आपने ऑब्टेन किया है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी अगर ऑब्टेन कर दिया आपने
ठीक है, जैसे एग्जांपल कंपनी के पास में पावर नहीं था प्रॉपर्टी खरीदने का, ठीक है, कंपनी के पास पावर नहीं था प्रॉपर्टी खरीदने का, आपने मेमोरेंडम पढ़ा नहीं होगा ध्यान से, कुछ भी कारण से आपने प्रॉपर्टी बेच दिया कंपनी को, अब कंपनी बोलता मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मेरे तो ऑब्जेक्ट में ही नहीं है प्रॉपर्टी खरीदना, ठीक है, मैं केस वापस बोल रहा हूँ कि कंपनी क्या हुआ, ठीक है, कंपनी क्या किया, कंपनी जो है वो एक लैंड देखा, ठीक है, एक इंसान का, उसको बोला ये लैंड खरीदना है मेरे को, बट कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में था ही नहीं लैंड खरीदना, मतलब पावर में नहीं है लैंड खरीदना, इस इंसान ने शायद पढ़ा नहीं होगा, अब कोई भी कारण से इसने लैंड बेच दिया, अब कंपनी बोलता मैं तो पेमेंट करूंगा नहीं, ठीक है, तो क्योंकि ऐसा कोई भी काम जो अल्ट्रा वायर्स है उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल ही नहीं हूं, तो ये चाह कर भी कंपनी से वसूली नहीं कर सकता, जो भी जिससे आपने डील किया उससे ये पर्सनली करे वो अलग बात हो गया, अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर ने ये ट्रांजैक्शन किया था उसको ये अगर पर्सनली टारगेट करे तो अलग बात है, अदरवाइज कंपनी के लिए कोई लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कुछ काम किया जो कि कंपनी के अल्ट्रा वायर्स है। अब दिमाग में क्वेश्चन, ये तो आपको पता है कि कुछ भी अल्ट्रा वायर्स होता है तो वो तो भैया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही खारिज है वो कॉन्ट्रैक्ट, बात ये जो लैंड खरीद लिया कंपनी ने, अब लैंड तो आ गया कंपनी के पास में, ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर्स है बट लैंड तो आ गया, अब लैंड का क्या होगा, एनी आइडिया, लैंड का क्या होगा, जो लैंड खरीद लिया उसका क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जाए। गवर्नमेंट के पास जाएगा, और कुछ, एक जन बोला गवर्नमेंट के पास जाएगा, आप क्वेश्चन समझ गए ना मेरा पॉइंट को, कि अब लैंड खरीद लिया अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन में, पावर नहीं था बट खरीद लिया, अब पूरा एसेट आ गया उनके पास में एक, उस केस में क्या करेगा, अब लैंड का क्या होगा, बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर हो जाएगा फिर ये लोन। ठीक है, बोर्ड डायरेक्टर्स के लोन क्या वाला बात है, लैंड जो है वो कंपनी के पोजीशन में आ जाएगा, कंपनी चाहे तो उस लैंड को होल्ड कर सकता है, ठीक है, ये देखो, इफ द कंपनी एक्वायर्स सम प्रॉपर्टी अंडर द अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन, कंपनी हैज द राइट टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द डैमेज फ्रॉम एनी अदर थर्ड पार्टी, जब तक ये ट्रांजैक्शन पूरा तरह से सेटल नहीं होता, कुछ नहीं होता है, जब तक कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आता, तब तक आप मान सकते हो कि वो जमीन जो है वो कंपनी का ही माना जाएगा, एक बार के लिए कंपनी चाहे तो प्रॉपर्ली उसको प्रोटेक्ट वगैरह कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आया, तो अगर कोई अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन यानी बियॉन्ड द पावर्स आप कर रहे हो, वॉइड एब इनिशियो है, रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं, इंजंक्शन ऑर्डर चाहे तो आप ले सकते हो, डायरेक्टर्स जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा, और प्रॉपर्टी अगर आपने लिया है तो वो चीज हो जाए, ठीक है। अब सुनो, कंपनी का 3 लेयर्स था, ठीक है, अगर कंपनी ने ऐसा कुछ किया जो कि एओए के खिलाफ है बट एमओए के अंडर है, अगर ऐसा कोई कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया जो कि एओए के खिलाफ है बट एमओए के अंडर है, मतलब इट इज अल्ट्रा वायर्स टू द आर्टिकल्स बट इंट्रा वायर्स, इंट्रा विद इन, ठीक है, अल्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब विद इन इंट्रा वायर्स टू द एमओए, मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जो कि एओए के खिलाफ है बट एमओए के अंडर है, उस केस का क्या होगा बताओ हमको, क्या उसमें रैटिफिकेशन पॉसिबल है, रैटिफिकेशन में क्या उसमें करेक्शन पॉसिबल है, एसआर पास करके, ठीक है, एसआर पास करा के, या फिर शेयर होल्डर्स चाहे, ठीक है, एग्जैक्टली एसआर पास करा के शेयर होल्डर्स चाहे तो अगर कोई ट्रांजैक्शन एओए के अल्ट्रा वायर्स है बट एमओए के इंट्रा वायर्स है, तो शेयर होल्डर्स चाहे तो वो ट्रांजैक्शंस को फिर भी जो है रैटिफिकेशन पॉसिबल है, करेक्शन पॉसिबल है बाय पासिंग एन एसआर, बट अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो कि अल्ट्रा वायर्स है टू द मेमोरेंडम, तब कोई रैटिफिकेशन पॉसिबल है शेयर होल्डर्स की तरफ से, बताओ, अगर अल्ट्रा वायर्स ही है, मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायर्स है, मतलब आर्टिकल्स तो हो गए ऑब्वियसली, बट मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायर्स है, तब आप बताओ शेयर होल्डर्स क्या रैटिफिकेशन कर सकता है कुछ, नहीं कर सकता, ये देखो, अल्ट्रा वायर्स अगर मेमोरेंडम का है तो इट कैन नॉट बी रैटिफाइड, बट इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स टू दिस वन तो इट कैन बी रैटिफाइड, करे नहीं करे वो अलग बात है, बट आप चाहे तो कर सकता है, ठीक है, ये आपको समझ में आया अल्ट्रा वायर्स वाला पार्ट। अब बात ये है कि कैसे समझ में आएगा कि कोई कंपनी जो है अल्ट्रा वायर्स कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई कंपनी जो है क्या कोई लैंग्वेज का बेनिफिट उठाता है अपने मेमोरेंडम में, ठीक है, इस समय कोई केस स्टडी लैंडमार्क है क्या अल्ट्रा वायर्स केस में, चलो डिस्कस करता हूं, एक बहुत क्लासिक केस स्टडी है, एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, ठीक है, एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, इसमें देखो क्या हुआ था, ये जो एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी है ना,
ये क्या करता था आपको पता ही है, जैसे कि नॉर्मल जैसे आपका जो डब्बा वगैरह होता है, डब्बा वगैरह वैगन्स वगैरह जो होता है, ठीक है, ये सब का काम करता था मेनली। ठीक है, एशबरी जो है कैरेज वगैरह बनाता था, डब्बा वगैरह ऐसा जो है बनाता था। ठीक है, बड़े बड़े जो है बहुत अच्छा खासा काम कर रहा था ये जो कंपनी है बड़ा बड़ा ये सब काम कर रहा था, कैरेज वैरेज जो है सब बनाना कर रहा था। ठीक है, और फिर जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर का रिलेटेड कुछ भी काम होता है, कुछ भी रिपेयर वगैरह कुछ काम होता है, वो सब जो है वो सब काम कर रहा था वो। ठीक है, जैसे कोई उसके बाद जैसे इससे रिलेटेड वो काम कर रहा था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, पहले इनका आप नेचर समझो कि एशबरी रेलवे रेलवे कैरेज जो कंपनी है, जो आयरन कंपनी है, उसका मेन काम क्या है आपका कि रेलवे कैरेजेस बनाना, वैगन्स बनाना, इंजीनियर से रिलेटेड अगर कुछ भी काम है तो वो सब करवाना। ठीक है, मतलब बेसिकली आयरन से रिलेटेड कंपनी, रेलवे से रिलेटेड कंपनी, माइनिंग वगैरह से रिलेटेड कंपनी, वैगन्स वगैरह से रिलेटेड कंपनी, ये सब कंपनी था, तो ये सभी कर रहा था एशबरी। ठीक है, फिर अचानक से क्या हुआ, एशबरी जो है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को लोन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फाइनेंशियल लोन देना स्टार्ट कर दिया एशबरी। ठीक है, पहले तो यही सब काम कर रहा था वो, रेलवे कैरेज का काम कर रहा था, वैगन का काम कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियर वाला ये सब का काम कर रहा था वो। ठीक है, फिर अचानक से इस आपको याद नहीं था क्या क्या काम कर रहा था वो, सिर्फ इतना सुन लो बस। ठीक है, तो वो जो काम कर रहा था उसके बाद में अचानक से क्या हुआ, एशबरी जो है वो बाकी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को लोन देना स्टार्ट कर दिया। तो लॉ आया उसके पास। ठीक है, लॉ पूछा कि आप ये लोन कैसे दे रहे हो, आपके तो स्कोप में ही नहीं है। आपके स्कोप में तो है कैरेज बनाना, वैगन्स बनाना, ये सब का सेल करना, हायर करना, ये सब काम है मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड, आपका स्कोप में लिखा हुआ, मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। आप ये काम क्या कर रहे हो अभी, ये तो आपका फाइनेंशियल, किसी को भी फाइनेंशियल वो देना, फाइनेंशियल हेल्प देना, फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, या फिर फाइनेंशियल एड देना, या फिर फाइनेंशियल प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, किसी को भी फाइनेंस प्रोवाइड करना, ये तो आपके स्कोप में ही नहीं है। किसी का भी फाइनेंस प्रोवाइड करना, किसी को भी पैसे देना तो आपके स्कोप में नहीं है, वो तो बैंक वगैरह करेगा, आप ये क्यों कर रहे हो। तो वो बोला कि सर सुनो, मेरा जो मेमोरेंडम है ना उसमें क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो तो, टू मेक सेल लेंड और ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। ठीक है, बोलता हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रेलवे कैरेज वैगन्स आप बेच सकते हो। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, देखो सेकंड लिखा हुआ है, टू कैरी ऑन द बस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि आप मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरह काम कर सकते हो। ठीक है, और एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड लिखा हुआ है। बोला सर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड दे दिया है लोग, मतलब हम लोग ने मेमोरेंडम में जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड दिया है। सर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में तो सब कुछ आ जाएगा, कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है सब कुछ आ जाएगा जनरल कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे हम लोग अभी फिशिंग करें, चाहे हम लोग अभी लोन दे किसी को, चाहे हम लोग फाइनेंस का दुनिया में कुछ करें, क्या फर्क पड़ता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ मैंने कहाँ गलती किया। ठीक है, तो एशबरी जो है मेनली रेलवे कैरियर से काम करता है, और उसने अपने मेमोरेंडम में लिख दिया था ये वर्ड, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, और वो बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है मेरे नाम कंपनी के मेमोरेंडम में, तो मैं जो चाहूं, जो मेरे को मन है वो मैं कर सकता हूं। ठीक है, इसीलिए एशबरी ने क्या स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले लोग को क्या देना स्टार्ट किया, फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वहां पे रेलवे लाइन तो बना ही रहता, साथ में फाइनेंस का काम भी शुरू कर दिया, अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया। ठीक है, अब इसके लिए कोर्ट जो है, जब कोर्ट में इसके खिलाफ केस हुआ, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया सुनो। कोर्ट ने बोला सुनो, एक वर्ड है, कोर्ट ने बोला एक वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, एडजस्टम जनरस। ठीक है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, एड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका, एडजस्टम, एक वर्ड है। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ हम लोग को फ्रेजेस को कोर्ट को रेफर करना पड़ता है, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स है जो कि कोर्ट जो है रेफर करता है जब जजमेंट ले रहा होता है। एक वर्ड है एडजस्टम जनरस, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि द जनरल वर्ड, ठीक है, द जनरल वर्ड वुड फॉलो, फिर इसको लिख देता जनरल एक्ट। ठीक है, जनरल एक्ट, जनरल एक्ट वुड फॉलो, ठीक है, जनरल एक्ट वुड फॉलो द स्पेशल एक्टिविटी। ठीक है, तो जनरल एक्टिविटी वुड ऑलवेज फॉलो द मीनिंग ऑफ द, विद ऑलवेज फील द मीनिंग ऑफ द स्पेशल एक्टिविटी। मतलब सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं अभी आप,
पहले मुझे ये बताओ जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वाला पार्ट समझ में आ गया था, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आप क्या ये नया सा वर्ड डाल दे जो कोड बोला है, एडजेसेंट जनरल्स विल गेट जनरल एक्टिविटी विल ऑलवेज फॉलो द मीनिंग ऑफ द स्पेशल एक्टिविटी। क्या बोल दिया आपने अचानक से? सुनो, कोर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोर्ट ये बोल रहा है कि सर कभी भी कोई भी जनरल वर्ड जो होता है उसका मीनिंग जो होता है वो मैं डिराइव करता है फ्रॉम द स्पेशल पर्पस या फिर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, जिसके लिए कोई चीज फॉर्म किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचो सोचो जतिन का एक शॉप है, जतिन का एक शॉप है, जतिन का शॉप में लिखा हुआ ऊपर में कि यहाँ पे डील करता है, ठीक है, दूध दही मक्खन, ठीक है, लिखा है डील्स इन दूध दही मक्खन, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, चीज हो गया, एंड अदर्स। क्या बोला ये? बोला दूध दही मक्खन एंड अदर्स। तो क्या जतिन, आप मुझे बताओ, ठीक है, क्या जतिन अभी कुछ भी बेचेगा क्या अदर्स के नाम पे? क्योंकि जतिन ने अदर्स लिख दिया, उसको जो मन करेगा, वो बुलेट बेचा चाहे तो बुलेट भी बेच सकता है, वो चाहे तो किताब भी बेच देगा, उसका मन करेगा तो वो कुछ भी अदर्स वर्ड लिख दिया। जतिन बोलेगा मैं तो एन अदर्स लिखा हुआ ना सर, ऊपर देखियो सर, लिखा हुआ दूध दही मक्खन एंड अदर्स, अदर्स में सारा कुछ भी बेच दो। ऐसा होता है क्या, बताओ मेरे को? या उसके दुकान में वही मिलेगा जो कि इससे ही रिलेटेड है, दूध दही मक्खन से रिलेटेड, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकता है, कि आइसक्रीम बेच दिया, ये सब चीजें वो बेच सकता है। ऐसा होता है नहीं होता, मेरे को बताओ, ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ भी है। ऐसा ही होता है, ठीक है। या फिर अगर सोचो जतिन का शॉप में लिखा हुआ है कि वी सेल पेपर पेन स्टेशनरीज एंड अदर आइटम्स, पेपर पेन स्टेशनरी एंड अदर आइटम्स, तो अदर आइटम्स में क्या वो कुछ भी बेचेगा क्या? कपड़ा नहीं। बेचना स्टार्ट कर देगा क्या? वो पॉसिबल है? नहीं। नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर, हम लोग जो अदर आइटम्स है, अदर आइटम्स यहाँ पे जनरल वर्ड हो गया, अदर आइटम्स जो मैंने बोला यहाँ पे, अदर आइटम्स जो आपको मैंने यहाँ पे बोला वो जनरल वर्ड हो गया, पर उसका मीनिंग हम लोग कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? उसका मीनिंग हमेशा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक आइटम जो वो बेच रहा है। समझ में आ रहा है आपको? उसका मीनिंग जो अदर लिखा हुआ है उसका मीनिंग अपन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कि वो क्या बेचेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक चीजें जो कि वो बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जतिन का शॉप पे लिखा हुआ ऊपर में कि वो डील करता है विद दूध दही मक्खन एंड अदर आइटम्स, तो अदर आइटम्स में क्या होगा? मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो कि समझ में आ रहा है अपने को स्पेसिफिक चीजों से। स्पेसिफिक चीज जो है वो बताता है कि अब अदर जो है वो क्या होगा। अब देखो एक बार वापस से ये वर्ड पढ़ता है एडजेसम जनरस का, ठीक है, कि जनरल एक्टिविटी जो है वो वुड फॉलो द मीनिंग ऑफ द स्पेशल एक्टिविटी, मतलब स्पेशल एक्टिविटी का जो मेन जिस रीजन से आपने फॉर्म किया था उसी से ये जनरल जो भी वर्ड्स है वो आपका मीनिंग ड्रॉ करता है। मतलब जो स्पेसिफिक एक्टिविटी जिसके लिए आपने कुछ इसको बनाया है उसी से जो जनरल वर्ड्स है उसका मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जैसे इसमें है अदर आइटम्स, ये अदर आइटम्स जो है ये अपना मीनिंग कहां से एक्सट्रैक्ट आउट करेगा? फ्रॉम द स्पेसिफिक आइटम जो कि जतिन सेल कर रहा है। तो यहीं पे कोर्ट ने बोला कि आपने जो वर्ड लिखा है यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, आप इसको अकेला ऐसे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स मत पढ़ो, आप ये देखो कि उसके स्पेसिफिक क्या लिखा हुआ था। जैसे बस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, रेलवे कैरियर, सब लिखा हुआ आपका, मतलब ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स था ना, ये आप जो है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, या जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, ठीक है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स कर दो, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपका, ये क्या होगा सर? ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि इन रिलेशन टू जो पहले आप कर रहे थे, जैसे कि रेलवे कैरेज वैगन्स वगैरह का काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला काम, ये सब से रिलेटेड ही आपका ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पे कुछ भी कर लो, ठीक है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको अपना मीनिंग जो है, क्योंकि ये जनरल वर्ड हो गया, ठीक है, ये जनरल वर्ड हो गया आपका, ठीक है, इसका मीनिंग आप कहां से निकालोगे? फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि ऊपर लिखा हुआ है, सेल एंड लैंड ऑफ रेलवे कैरिजेस, ये सब। तो आपने जो काम किया है, जो फाइनेंस जो आपने किया कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले लोगों को, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे के लिए आपने जो फाइनेंस किया है वो आपके स्कोप में ही नहीं है, वो आपके मेमोरेंडम में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर नहीं आएगा। इसलिए आपने ऐसा काम जो किया है वो अल्ट्रा वायर्स है टू द पावर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्या है? अल्ट्रा वायर्स है टू द पावर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक बार आप लोग काम करो, जस्ट टेक अप 2 मिनट्स, इसको एक बार आप केस को और एक बार अल्ट्रा वायर्स वाला पार्ट को एक बार रीड करो। आई जस्ट बी बैक इन 2 मिनट्स, पानी पी के।
समझ में आया आप लोगों को? बताओ ना हमको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। भैया वो केस स्टडी का लास्ट पॉइंट समझाइए ना बोलो वापस। ये वाला। वो therefore the company could not not finance the finance the construction. construction of the railway line by anything that such business falls under the business of, मतलब कि आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स बोल के, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोल के कुछ भी चीज आप नहीं कर सकते। मतलब जैसे इस कंपनी में क्या किया था, कंपनी में मेनली काम था ये रेलवे कैरेज वगैरह को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला काम कर रहा था, बट आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स को वर्ड को ऐड करके टिपा के आप जो है कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने क्या किया, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे फाइनेंस करना शुरू कर दिया, तो वो फाइनेंस का जो काम है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये आप फाइनेंस का काम ये नहीं कर सकते, ये बोल के नहीं कर सकते। ठीक है, लिखा हुआ इसमें कुड नॉट फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन बाय एनीथिंग, बाय सेइंग, बाय स्टेटिंग दैट सच बिजनेस फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब ये बोल के कि भैया ये जो फाइनेंस वाले किया है, एक्चुअली जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का जो क्लॉज है उसके अंदर आ रहा है, ये बोल के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है उसका मतलब जो है आप स्पेसिफिक वाला से ड्रॉ आउट करोगे, मतलब उनसे रिलेटेड चीजें ही आप कर सकते हो, उसके खिलाफ आप चीजें नहीं कर सकते। समझ में आया? भैया अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर्स। एमओए के बियॉन्ड होगा ना? हाँ। एमओए और एओए। अगर आप अल्ट्रा वायर्स जनरली बोलते हो तो वो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम ही होता है, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और एडजेसेंट जनरल्स के बगल में ये वाला पार्ट आप लोग लिख लेना, दैट द जनरल मीनिंग वुड ड्रॉ इट्स मीनिंग फ्रॉम द स्पेशल एक्टिविटी या कुछ। ठीक है, ये फटाफट एक बार देख लो आप लोग। बोलो क्लियर है कि एकदम अच्छे से? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ट्रांजैक्शन वॉइड आप इनिशियो होगा, रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, पर्सनल लायबिलिटी है, इंजंक्शन आप ले सकते हो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और प्रॉपर्टी का क्या होगा ये आप लोगों को पता है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो आप लोग ना मेरे से वो क्वेश्चन बैंक आप लोग लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोग? क्लियर है? तो अब आप लोग सॉल्व करने के पोजीशन में आ गए हो सारे क्वेश्चंस। अब आपको ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा नहीं जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वेश्चन बैंक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कंपनीज एक्ट का जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब ऑब्वियसली जो दो डॉक्ट्रिन बचा है वो तो बाकी है, उनके अलावा। बताओ मेरे को ये क्लियर हो गया पूरा अच्छे से? दिमाग में सेट हो गया कि सर अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जो कंपनी के ऑब्जेक्ट के खिलाफ है, मेमोरेंडम के खिलाफ है, तो वो जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो वो जो है आपका क्या होगा, अल्ट्रा वायर्स होगा। ठीक है, और एक केस स्टडी हमने पढ़ा था, एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी, ठीक है, वर्सेस रिची। अफेक्ट्स क्या होता है अल्ट्रा वायर्स का, कि ट्रांजैक्शंस जो है वॉइड एब इनिशियो है, रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इंजंक्शन ऑर्डर आप ले सकते हो, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो होता है, और अल्ट्रा वायर्स प्रॉपर्टी वाला पॉइंट आपको दिमाग में सेट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ हमको, सब कंफर्म करो फटाफट, दिमाग में सेट हो गया अच्छे से? आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट देखो, अब जो ये जो अल्ट्रा वायर्स वाला डॉक्ट्रिन था ना, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल डॉक्ट्रिन है। मतलब ये होता है ना, इसका मीनिंग अपना ही है, इसका क्लॉजेस भी अपना ही है, इसका ट्रीटमेंट भी अलग है। ठीक है, अब जो दो डॉक्ट्रिन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये आपस में थोड़ा रिलेटेड है। मतलब एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, दूसरा इंडोर मैनेजमेंट है, दोनों थोड़ा आपस में रिलेटेड है। बताता हूँ, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है, आपको बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ना, वो अगर मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताऊं तो वो कंपनी को फेवर करता है। ठीक है, और ये जो इंडोर मैनेजमेंट है ना, ये आपके उसके जो उसके जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो आउटसाइडर है बेसिकली, ठीक है, जो ये आउटसाइडर है उसको फेवर करता है। मतलब सर समझ नहीं आया, फिर तो बताया ही नहीं पूरा बात, सुनो।
डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि कोई भी इंसान, कोई भी आउटसाइडर जो है, अगर वो कंपनी से डील कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी इंसान कंपनी के, ठीक है, कंपनी से डील कर रहा है, कोई भी आउटसाइडर डील कर रहा है, तो ये एक एज्यूम किया जाता है, ठीक है, ये एक एजम्पशन है या ये मान लिया जाता है कि उसने कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि कंपनी के एमओए और एओए, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली रीड किया होगा, ठीक है। मतलब सर वापस एक बार बताओ कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोला जाता है कि सर अगर कोई इंसान, कोई आउटसाइडर जो है, वो अगर कंपनी से डील कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी इंसान कंपनी से डील कर रहा है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि उसने कंपनी के एमओए और एओए को प्रॉपर्ली पढ़ा होगा। किसी ये आपको आपके क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करना है, खुद को भी ध्यान रखना कि अगर आप कोई कंपनी से डील कर रहे हो तो यू मेक श्योर दैट यू हैव रेड द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन प्रॉपर सेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे जो कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है और आप बोलोगे कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, अच्छा कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ना पड़ता है, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे से तो ठग लिया है, आपको कोई भी कोर्ट से सपोर्ट नहीं मिलेगा आपके खिलाफ, आप जो है कुछ भी केस वगैरह नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ जाएगा जो कि कंपनी को बचा लेगा, बोलेगा कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान, कोई थर्ड पार्टी जो है वो कंपनी से डील कर रहा है, तो इट हैज टू मेक श्योर दैट ही हैज रेड द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन प्रॉपर सेंस। इसमें आप चाह कर भी आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे से गड़बड़ हो गया, मेरे से दिक्कत हो गया, अरे ये तो मेरे को पता नहीं था, अरे अरे ये तो ऐसे गलत बात हो जाएगा, आपको बचाओ, कुछ पॉसिबल नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्लियरली बोल दिया कि भैया ये किसके फेवर में है, कंपनी के फेवर में है, और ये क्या बोलता है कि भैया कंपनी का आप एमओए और एओए को पढ़ो ही पढ़ो, अगर आप नहीं पढ़ा आपकी गलती, मेरा स्ट्रेस नहीं है भैया, मेरा काम तो हो गया। कंपनी का काम क्या बोला, कंपनी बोला मेरा मेमोरेंडम आर्टिकल्स बना दिया है, आप पढ़ो, आप डील करो, ठीक है। अगर कुछ आपने नहीं किया उसके खिलाफ, अगर उसके खिलाफ आपने कुछ किया तो उस केस में आपको क्या होगा, आपके खिलाफ लीगल एक्शंस करेगा और हम लोग को रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जैसे इस केस में देखो, एक केस था कोटला वेंकटस्वामी वर्सेस सी रामूर्ति, इजी, ठीक है, कोटला वेंकटस्वामी वर्सेस सी रामूर्ति। ये क्या था, होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप जो भी लेते हो ना, उसको साइन 3 जन करेगा, एमडी करेगा, सेक्रेटरी करेगा और डब्ल्यूटीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर्स। एमडी बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी आपको पता है होल टाइम डायरेक्टर्स। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रहा है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स जो है 3 जन साइन करेगा, एक उसका एमडी करेगा, कंपनी का एमडी साइन करेगा, सेक्रेटरी साइन करेगा और होल टाइम डायरेक्टर डब्ल्यूटीडी साइन करेगा, ठीक है। जो मॉर्गेज डीड था, जो लैंड वगैरह परचेज करा था, उसमें क्या किया, सेक्रेटरी तो ने साइन कर दिया, सेक्रेटरी ने साइन कर दिया, होल टाइम डायरेक्टर ने भी साइन कर दिया, बट एमडी साइन नहीं किया। आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं वापस एक बार केस यहाँ पे आपके लिए बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जो क्या वो आपका कंपनी का नाम क्या है, कोटला वेंकटस्वामी, ठीक है, कोटला वेंकटस्वामी, ठीक है, वैसे सी रामूर्ति में क्या हुआ, कंपनी जो था उसमें क्लॉज था कि अगर कंपनी कभी भी लैंड वगैरह बेच रहा है, ठीक है, किसी भी इंसान को, तो उस केस में 3 जन का सिग्नेचर चाहिए होगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर का, एक सेक्रेटरी का और एक होल टाइम डायरेक्टर का, तीनों का सिग्नेचर चाहिए, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मेमोरेंडम में लिखा हुआ है ये चीज। इस बंदा ने पढ़ा तो था, बट पता नहीं क्या हुआ कि इसने सेक्रेटरी का साइन ले लिया, होल्डर डायरेक्टर का साइन ले लिया और सोचा कि एमडी का साइन नहीं, कोई बात, 2 दिन तो साइन कर ही लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, और इसने एमडी का साइन नहीं लिया, ठीक है। अब चाह कर भी मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ था, मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ था, तीनों का साइन होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लिया कितना का साइन, 2 का, तो है आप क्या हो गया इसमें, ठीक है, आपने मेमोरेंडम को फॉलो नहीं किया है, आपने प्रॉपर्ली उसके क्लॉजेस को फॉलो नहीं किया, इसलिए आप चाह कर भी अब आप उसको लीगली, जो लैंड है उसको आप लीगली एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल इस कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं कर सकता, दूसरा वापस कॉन्ट्रैक्ट बनाओ वो अलग बात हो गया, बट इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो आप एक्वायर नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज प्री एज्यूम्ड कि जो थर्ड पार्टी है या आउटसाइडर है वो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डेफिनेटली पढ़ा होगा। बात सही है, क्लियर है, मुझे बताओ, ठीक है, ओके। हाँ भाई। ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का देखो शॉर्टकट क्या याद कैसे करोगे, ठीक है, कंपनी का कंस्ट्रक्टिव नोटिस सीओ, ठीक है, सीओ आल्सो स्टैंड्स फॉर कंपनी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको फेवर करता है, कंपनी को, कि भैया कंपनी के लिए एक, ये बोलता ना एक कवच है, कंपनी के लिए कवच है कि भैया कंपनी को बचा रहा है, कि कंपनी का जो मेमोरेंडम उसको आगे ठेल देता है और बोलता है कि भैया ये पढ़ा, अगर इसके ये नहीं पढ़ा तो तेरी गलती, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, कंपनी ये बोलता है कि कंपनी का जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो कंपनी के मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है, उसके बाद उसको अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए बिफोर डीलिंग,
अब क्या हुआ, तुषार ये चीज समझ लिया, तुषार समझ लिया ये सब चीजों को। अब तुषार जो है प्रॉपर्ली मेमोरेंडम वगैरह पढ़ लिया, उस पर लिखा हुआ था कि अगर कोई चीज को डील करना है, कोई लोन वगैरह लेना है तो आपको, ठीक है, आप ले सकते हो, आपने मेमोरेंडम में वहां पढ़ लिया। और उस पर लिखा हुआ था, आर्टिकल्स पे लिखा हुआ था कि अगर लोन वगैरह लेना है कंपनी को, लोन वगैरह देना है कंपनी को, तो कंपनी का जो कंपनी का जो एक मीटिंग होता है ना, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है, ठीक है, उस पर अप्रूवल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे लिखा हुआ है कि कंपनी लोन वगैरह ले सकता है और दे सकता है, लिखा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल्स पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अंदर में आर्टिकल्स के अंदर में लिखा हुआ है कि अगर लोन वगैरह लेगा, ठीक है, अगर लोन वगैरह कंपनी लेगा तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। पूरा सब लोग, सारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सब लोग मिलके जब तक अप्रूवल नहीं देता है तब तक लोन लेना पॉसिबल नहीं है। अब देखो, आपने आर्टिकल्स पढ़ लिया, आपने आर्टिकल्स में देखा कि लोन लेना अलाउड है, मेमोरेंडम में देखा बोलता लोन लेना अलाउड है, और आपको तो ये तो पता नहीं चलेगा ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये कंपनी का इंटरनल मैटर है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ये मीटिंग लेके अप्रूवल दिया या नहीं दिया, ये तो कंपनी का ये अपना कंपनी का क्या है, ये कंपनी का अपना एक इंटरनल मैटर है। इसके बारे में आपको कैसे पता होगा, ठीक है, इसके बारे में आपको कैसे पता होगा कि भैया कंपनी का मीटिंग हुआ या नहीं हुआ? आप तो यही अज्यूम करोगे कि कंपनी का मीटिंग तो हो ही गया होगा क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने तो ये अज्यूम कर लिया कि कंपनी ने अपना मीटिंग किया ही होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि आपको तो कोई भी तरीका से आपको पता नहीं चल सकता, क्योंकि आपके लिए क्या चीजें एक्सेसिबल है, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। अब कंपनी का इंटरनल मैटर अगर कुछ है कि कंपनी का कुछ इंटरनल चीज है, वो आपको कैसे पता होगा, ठीक है। तो बट कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी बोला नहीं नहीं मैं लोन नहीं दे सकता, बिकॉज देखो आप जो है आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ के आना चाहिए। तुषार को बोल दिया, ठीक है, तुषार को बोल दिया कि सर देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। उस पर क्या लिखा हुआ देखो, उस पर डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या लिखा हुआ देखो, आप बोलते हैं कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता, ठीक है, आप जो है आर्टिकल्स के खिलाफ गए हो तुषार जी, अब आपको हम लोग लोन वगैरह नहीं वापस कर सकते। आप मुझे बताओ क्या ये तुषार के साथ में अनफेयर हुआ? आप मुझे बताओ क्या तुषार के साथ में ये अनफेयर हुआ? बताओ क्या ये तुषार के साथ में अनफेयर हुआ? है ना, अनफेयर हुआ ना कि भैया तुषार ने तो कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ा ही है, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों बोल रहे हैं कि लोन वगैरह दे सकता है, बट आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि कंपनी जब लोन देगा तो कंपनी को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लोन पास किया होगा ऑर्डर, क्योंकि ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है, और तुषार को कंपनी के इंटरनल मैटर के बारे में कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इस केस पे इसीलिए, ताकि जैसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को बचा रहा है, सिमिलरली, ठीक है, एक नया डॉक्ट्रिन लाया गया था, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंपनी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भैया ये बोल रहा है कि जो आउटसाइडर है वो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को तो फिर भी पढ़ेगा ध्यान से, क्योंकि कंपनी का अगर एमओए है, कंपनी का एओए है, पब्लिकली अगर कुछ डेटा अवेलेबल है तो वो तो उसका इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आउटसाइडर डील कर रहा है कंपनी से उसको रीड करे। बट जो आउटसाइडर है उसको ये तो पता चल नहीं सकता है कि कंपनी के इंटरनली क्या चल रहा है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, ये तो आपको पता नहीं चल सकता। तो इसीलिए आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि भैया ये जो है आउटसाइडर्स को फेवर करता है, बोलते हुए कि भैया कंपनी के मेमोरेंडम को पढ़ो, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, एमओए को पढ़ना पड़ेगा, एओए को पढ़ना पड़ेगा, बट ही इज नॉट रिक्वायर्ड, बट द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। मतलब उसको इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी जो है उसके बारे में जानना जरूरी नहीं, ठीक है। वो ये अज्यूम कर सकता है कि अब अंदर में जो इंटरनल मैनेजमेंट, अब जैसे कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में डायरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में लड़ाई चल रहा है वो लोग का, ठीक है, आपस में लड़ाई चल रहा है, कंपनी का जो डायरेक्टर्स वो लोग के बीच में लड़ाई चल रहा है, इसकी वजह से ना कुछ कुछ चीजें पेंडिंग रह गया वो लोग की तरफ से, ठीक है। तो ये भैया कंपनी का मैटर है, ये हमको कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल आप जो डोमिनोज गए, ठीक है, आप डोमिनोज गए, डोमिनोज में ये बोला कि आप ऑर्डर वगैरह जो है पहले दे दो, तब हम लोग ऑर्डर आपको दे देंगे, ये आपने बोला, मैंने काउंटर में जाके पेमेंट वगैरह कर दिया, ऑर्डर वगैरह कर दिया, मेरे तरफ से दाम खत्म, जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने पूरा कर दिया। आपस में जो अंदर का बनाने वाला लोग है ना, वो लोग के बीच में लड़ाई हो रहा है, बोलते नहीं यहाँ पे चिली फ्लेक्स चलेगा, यहाँ पे ऑरिगेनो चलेगा। आप मुझे बताओ इसका लॉस जो है आपको होना चाहिए, डोमिनोज वाला को होना चाहिए?
आपको कैसे पता होगा? आपने तो ऑर्डर पहले से दे दिया, ठीक है। आप तो ये एज्यूम करोगे कि पीछे के सारे लोग, सारे सामान सब कुछ उसके पास अवेलेबल होगा। आप तो यही एज्यूम करोगे, आप ये थोड़ी ना सोचोगे अरे यार आज डोमिनोज के पास में प्याज है या नहीं, आज प्याज का कुछ ऑर्डर करूं या नहीं करूं, आज वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा करूं या नहीं करूं, इनके पास प्याज होगा या नहीं होगा, इनके पास में कैप्सिकम होगा या नहीं होगा। ये आप सोच के करते हो क्या? आप ये सोचते हो डोमिनोज खुला है, ओपन साइन दिखा आपको, आप गए काउंटर में, आपने प्री ऑर्डर कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। आपने अपना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा कर दिया। अब आपको ये थोड़ी ना पता चलेगा कि कंपनी के पास में अंदर में, डोमिनोज के अंदर में जो है कैप्सिकम वगैरह नहीं है या अनियन वगैरह नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तो वो लोगों का अपना पर्सनल हेडेक है। सिमिलरली बाहर का लोग जो कंपनी से डील कर रहा है, भैया उसको मतलब है कि मेमोरेंडम को ध्यान से पढ़ लिया, उसके सारे क्लॉजेस को फुलफिल कर लिया, एओ के सारे क्लॉजेस को फुलफिल कर लिया। जो कंपनी का इंटरनल मैटर है वो तो ये एज्यूम करेगा ना बेचारा कि कंपनी का इंटरनल मैटर्स जो है वो बिल्कुल सही है, तो शायद तो यही एज्यूम करेगा कि भैया अगर अप्रूवल बोला है तो अप्रूवल तो ले लिया होगा, क्योंकि कंपनी तो नॉर्मली इतना काम कर रहा है। तो एज पर एज द इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैज बीन कैरिड आउट, इट इज अज्यूम्ड, ठीक है, इट इज बीन अज्यूम्ड दैट द इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो है दे हैव बीन कैरिड आउट रेगुलरली, प्रॉपर्ली वो लोग सारा इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो है कैरी आउट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको ना, इस डॉक्ट्रिन को टर्कवांड रूल भी बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत फेमस केस स्टडी है, ठीक है, टर्कवांड बोल के, रॉयल ब्रिटिश बैंक वैसे टर्कवांड बोल के, इसलिए ना इस डॉक्ट्रिन को टर्कवांड भी बोलते हैं, टर्कवांड रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो बेसिक एकदम चीज इजी है कि डायरेक्टर्स जो है बोरो कर सकता था तब शेयर होल्डर्स लोग ऑथराइज करे तो, ठीक है। अब डायरेक्टर्स लोग बोरो नहीं कर सकता जब तक कोई ऑथराइजेशन नहीं आता है, मतलब जैसे अभी मैंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला पॉइंट, ठीक है, जो बोर्ड डायरेक्टर्स अगर अप्रूवल देता है तभी लोन पास कर सकता है। एकदम सिमिलरली यहाँ पे शेयर होल्डर्स वाला पॉइंट था, जैसे वहां पे बोर्ड डायरेक्टर्स था, यहाँ शेयर होल्डर्स था, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होना पड़ेगा, यहाँ पे शेयर होल्डर्स का मीटिंग होना पड़ेगा। आपको ये पता चल रहा है कि शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हो सकता है, ये आपको पता है, बट आपको ये कैसे पता होगा कि शेयर होल्डर्स का मीटिंग हुआ या नहीं हुआ? जैसे आपको ये नहीं पता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ या नहीं हुआ कंपनी में, वैसे आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी दूसरा कंपनी में उसका शेयर होल्डर्स का मीटिंग हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी का इंटरनल मैटर है। इन सिंपल लैंग्वेज, आउटसाइडर जो है वो सिर्फ कंपनी की एमओए और एओ में जो लिखा हुआ क्लॉजेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी में जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हो रहा है उससे मतलब उसको नहीं है, ना उसको जानना है। ये अज्यूम किया जाएगा कि कंपनी का जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर्ली चल रहा है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो था वो कंपनी को बचाने के लिए आया था कि कंपनी का आप एओए और एमओए को डेफिनेटली पढ़ो, और इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर को बचाता है बोलते हुए कि कंपनी का एमओए और एओए को तो पढ़ना है, बिल्कुल सही है, बट कंपनी का जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स है उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, जो आउटसाइडर है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये कंपनी का आपस का मैटर है। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? बताओ, क्लियर है ये वाला हाँ पार्ट? एकदम 100% क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ये आप डॉक्ट्रिन्स पे से एज्यूम कर लो, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% लिख लो। बताओ बताओ, क्लियर है? सब लोग क्लियर है एकदम अच्छे से? किसी का भी डाउट हो तो बताओ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को फेवर कर रहा है, इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को फेवर कर रहा है। आउटसाइडर को सिर्फ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स पता रहना चाहिए, उसको कंपनी के इंटरनल मैटर से कोई मतलब नहीं है। सही है? जो केस स्टडी यहाँ लिखा हुआ है जस्ट रीड वाला कर लेना, क्योंकि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ना वो डायरेक्टर वाला अप्रूवल वाला, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और आप लोग डॉक्ट्रिन्स भूल जाएगा वापस, मैं बोल रहा हूँ डॉक्ट्रिन्स भूल जाओगे आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लेक्चर है इसको मैं दे दूंगा आपको कि फ्यूचर में जब भी आप लोग भूल जाओ, डॉक्ट्रिन्स भूल जाता है लोग, ठीक है, जनरली भूल जाता है, कोई दिक्कत है। बाकी पहले का सब कुछ याद रहता है आपको, टाइप्स ऑफ कंपनी सब कुछ याद रहता है, क्योंकि होता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीज आप भूल जाता है, तो इतना स्ट्रेस मत लेना, सब भूलता है। याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा बात है, भूल गया तो लेक्चर आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग जब भी चाहे वाला पार्ट को वापस देख लेना, आपको दिमाग में वापस आ जाएगा, एग्जाम्पल सुनते ही आपको दिमाग में आ जाएगा। चलेगा, आगे बढ़े। बताओ, आपको एक लास्ट टॉपिक बचा है जो हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन जो है वो भी मार्क कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है इस बार, ठीक है। अब सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब कि कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करता, ठीक है। मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर को बचाता है फ्रॉम द कंपनी, पर उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, और ये एक्सेप्शंस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से अभी आपको समझ में आएगा कि लॉ जो है, एक और अभी हम लोग पढ़ेंगे केस, उसमें आपको समझ में आएगा कि लॉ इज नॉट अबाउट हार्ट्स, लॉ इज नॉट अबाउट इमोशंस,
ठीक है, you'll understand that you have to apply the law, you have to apply the logic, and only then only you can crack the answer. ठीक है, देखो नंबर वन exceptions क्या है to the doctrine of indoor management. first point knowledge of irregularity. क्या लिखा है पहला part, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत स्लोली करेंगे, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर खत्म, स्वाहा जला, फिनिश्ड, कंप्लीट एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और आप लोगों का काम क्या रहेगा चैप्टर खत्म होने के बाद में, एक तो क्वेश्चन बैंक मेरे से ले लेने का, जैसे भी आप लोग बात करके मेरे से कोऑर्डिनेट करके ले लेना सबका सब, ठीक है। नंबर 2, एक बार रिवीजन करोगे आप लोग अच्छे से, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बोल सको कि आपका कंप्लीट एक्ट पूरा सेट हुआ या नहीं, और अपन रिवाइज तो करेंगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा प्रॉपर्ली। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब सोचो अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, कंपनी के आप क्या हो, डायरेक्टर हो, ठीक है, कंपनी डायरेक्टर हो, और कंपनी के जो मेमोरेंडम है, सॉरी कंपनी के जो आर्टिकल्स है उस पर ये लिखा हुआ है, मेमोरेंडम तो ठीक है, मेमोरेंडम तो लोन वगैरह ले सकता है, ये सब लिख दिया क्योंकि ओवरऑल देता है मेमोरेंडम, आर्टिकल्स आपको स्पेसिफिक रूल्स देता है, राइट। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्टर जो है, ठीक है, अगर वो बोरो करता है $1000 से ऊपर, ठीक है, अगर वो $1000 से ऊपर बोरो करता है डायरेक्टर, उस केस में उसको मेंबर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्या होगा, आपको जो शेयर होल्डर्स है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा इन केस अगर कोई डायरेक्टर जो है वो कंपनी से $1000 से ज्यादा बोरो करता है, कंपनी अगर $1000 से ज्यादा बोरो करता है, ठीक है, तो आपको मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक डायरेक्टर ने पेमेंट कर दिया $3500, ठीक है, एक बार वापस दिखता देखो, देखो कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी का एक डायरेक्टर है, से मिस्टर ए, ठीक है, कंपनी डायरेक्टर है मिस्टर ए, ठीक है, यहाँ एक कंपनी है, कंपनी का जो आर्टिकल्स है उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर कंपनी जो है वो $1000 से ज्यादा, ठीक है, सॉरी, अगर वो $1000 से ज्यादा, ऐसे केस एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जरूरी फिगर आपको याद रखना, ठीक है, डॉलर से अगर ज्यादा अगर लोन बोरो कर रहा है, ठीक है, बोरो कर रहा है अगर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का यानी कि मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक डायरेक्टर जो था कंपनी का, ये जो डायरेक्टर है मिस्टर ए, इसने क्या किया, इसने कंपनी से $3500 का लोन जो है बोरो कर दिया, ठीक है, बोरो कर लिया फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी से कंपनी सी, लोन ले लिया डायरेक्टर ने। आप मुझे बताओ आर्टिकल्स पे क्या लिखा हुआ था, आर्टिकल्स पे क्या लिखा था, $1000 से ज्यादा लोन बोरो किया है तो आपको किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट डायरेक्टर ने क्या किया, $3500 का लोन बोरो कर लिया। आप मुझे बताओ इसमें क्या इसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना चाहिए था, क्या इसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना चाहिए था? हाँ, बट इसने नहीं लिया, इसने ले लिया। जब इसको पूछा कि तुमने तो गलत किया है, तुम्हारे खिलाफ तो केस करेगा अभी हम लोग, तुम कैसे कोई ऐसा काम कर सकता है, तो डायरेक्टर बोला अरे अरे हमको कैसे पता होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हम तो कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ा हुआ है, आर्टिकल्स पढ़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ लोन ले सकता है। अब अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया या नहीं दिया हमको कैसे पता होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मेरे को बचाओ डॉक्टर, मेरे को बचाओ। आप मुझे बताओ, दिल से बताओ, क्या डायरेक्टर अपने आप को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोल के डिफेंड कर सकता है? दिल से बताओ। नहीं भैया। अरे कैसे करेगा, बोलेगा डायरेक्टर भाई साहब एक बात बताओ, आप तो कंपनी के खुद के इंटरनल आदमी हो, आप मिस्टर है, आप तो खुद के कंपनी के ही आदमी हो, आपको देख के ही तो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है सब फाइल होता है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ ये तो आप ही देखते हो, और आप ही बोलते डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हमको कैसे पता होगा? अरे भैया आप तो इंटरनल आदमी हो, आपको सब कुछ पता है, आप तो कर्म धोबी हो, आप ही सब कुछ हो और आपको ही नहीं पता। वाह, इस केस पे जिस इंसान को इंटरनल मैटर्स के बारे में ऑलरेडी पता हुआ था, ऐसा कोई इंसान जिसको कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी है क्योंकि वो कंपनी का पार्ट है, उस केस में मुझे बताओ क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम करेगा? It is an exception to the doctrine of indoor management. When a person knows about the irregularity, तो वहां पे DOIM यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। समझ में? देखो यहाँ पे लिखा डायरेक्टर्स इफ बोरो मोर देन $1000 मेंबर अप्रूवल नीडेड, directors paid an amount of rupees 3,500 to a company. Here DOIM, the doctrine of indoor management, won't be applicable because the person has perfect knowledge about the internal
इरेगुलरिटी, उसको पता ही था भाई, उसको पता ही था, ठीक है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो उनके लिए एप्लीकेबल है। तुषार है, अब तुषार को पता ही नहीं था बेचारा, वो तो आउटसाइडर है, उसको तो पता ही नहीं था कि कंपनी में शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होता, इतना पता था उसको, बट वो लिया है या नहीं लिया वो उसका थोड़ी ना गलती है भैया, वो तो आउटसाइडर है, वो तो इनोसेंट है। अगर किसी इंसान ने गलत गुड फेथ पे, अगर उसका इंटेंशन सही था और उस इंटेंशन से उसने कुछ काम किया है, तब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बिल्कुल काम करेगा। बट अगर आपका दिमाग जो है बदमाश है, आपको पता है आप कंपनी के ही इंसान हो और फिर भी आप बोल रहे हो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मेरे को कैसे पता होगा, उस केस पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। समझ में आया? पहला एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन डन, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे मैंने जगह दे दी आप लोगों को काफी, आप लोग चाहे तो जो बुक का लैंग्वेज है वो लिख सकता है यहाँ पे। नंबर 2 क्या, नेग्लिजेंस या फिर सस्पिशन, सस्पिशन का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, नेग्लिजेंस या फिर सस्पिशन। अब सुनो, ठीक है, एक बैंक है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर्स है, ठीक है, या फिर कंपनी का अकाउंटेंट है, ठीक है। ये सिचुएशन हो गया, कंपनी, बैंक क्या हुआ, कंपनी से लोन लिया था, सॉरी कंपनी ने क्या हुआ, बैंक से लोन लिया, ठीक है, कंपनी बैंक कंपनी से लोन लिया बोल रहा है, इतना बड़ा आदमी हो गया कंपनी, ठीक है। तो बैंक जो है वो कंपनी का लोन दे रहा था, ठीक है, कंपनी क्या हुआ, लोन दे रहा था। तो बैंक वाला जब लोन देने के लिए रेडी हो गया, जब प्रोसेस वगैरह लोन देने के लिए रेडी हो गया, तो वो डायरेक्टर को फोन किया कि सर डायरेक्टर आप एक काम करो, कंपनी का लोन रेडी है, तो कैसे क्या करना है मुझे बताओ। तो डायरेक्टर ने बोला एक काम, अच्छा लोन रेडी है, बोला हाँ रेडी है, अमाउंट पेमेंट रेडी है, आप एक काम करो मेरे अकाउंट में भेज दो। डायरेक्टर क्या बोला, आप मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो। तो बैंक बोला आपके अकाउंट में भेजना है, ठीक है, भेज दिया, ठीक है, भेज दिया। एक बार अकाउंटेंट वाला पार्ट उठा देता, ठीक है, ये एग्जांपल बता दूंगा मैं, ठीक है। बैंक क्या, किसके कौन लोन कौन ले रहा था, कंपनी लोन ले रहा था। डायरेक्टर को फोन किया, डायरेक्टर ने बोला आप एक काम करो, कंपनी के अकाउंट में नहीं डालकर आप मेरे अकाउंट में डाल दो, ठीक है। अब कंपनी बोला थोड़ा दिन बाद में जब बैंक वापस पैसे मांगने आया, तो कंपनी बोला मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मेरे साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है। तो बैंक बोलेगा सर DOIM, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मेरे साथ बुरा हुआ है। क्यों, क्या क्या बुरा हुआ, अरे मेरे को पता ही नहीं था कि कंपनी को पेमेंट नहीं करना है, सॉरी डायरेक्टर को पेमेंट नहीं करना है, कंपनी को पेमेंट करना है, मेरे को तो पता ही नहीं था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मेरे साथ बुरा हुआ है, हम तो आउटसाइडर है, हाउ विल आई नो कि कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है और डायरेक्टर को पेमेंट करना नहीं पड़ता है। आप बताओ मेरे को, जो कोर्ट इंसान होगा वो क्या बोलेगा, तुम मुझे बताओ, ये कॉमन सेंस है या नहीं है, बताओ मेरे को। कौन सा बैंक जो है वो कंपनी को जो लोन दे रहा है वो कंपनी को पेमेंट नहीं करके उसको डायरेक्टर को पेमेंट कर रहा है, अकाउंटेंट को पेमेंट कर रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल है, बताओ मेरे को। क्योंकि कंपनी और उसके डायरेक्टर्स आर 2 सेपरेट एंटिटीज है, सबको पता है, ये नॉर्मल कॉमन सेंस है। ये आपने गलती नहीं किया है, ये आपका नेग्लिजेंस है, ये आपके साथ में बुरा नहीं हुआ है, ये आपका गलती है, ये आपका नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से आपने गलती किया है। तो नेग्लिजेंस का सोल्यूशन इज नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जहां आपको दिख रहा है, अपेरेंटली दिख रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, डायरेक्टर के अकाउंट में कैसे पैसे जाएंगे, जब लोन कंपनी ने लिया है तो डायरेक्टर कैसे पैसे लेगा, ये तो नॉर्मल सा बात है, लॉजिकल है। आप किसी को भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि कैसे डायरेक्टर को पैसा पेमेंट कर रहा है, या फिर कोई क्रेडिटर है, कोई कंपनी का क्रेडिटर है, इससे कंपनी पैसा पाता है, ठीक है, कंपनी का क्रेडिटर है, ठीक है, यहाँ कंपनी है, यहाँ कंपनी का अकाउंटेंट है, क्रेडिटर पूछा अकाउंटेंट को कितना रुपया था भाई तुम्हारा बाकी, तो अकाउंटेंट बोला 10 लाख रुपया बाकी है आपका, तो बोला ठीक है मैं पेमेंट करता हूँ। अकाउंटेंट बोला एक काम करो आप मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दो। क्रेडिटर बोला अच्छा आपके अकाउंट में पेमेंट करना है, मैंने कर दिया। अकाउंटेंट ने कभी पैसे दिए ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं। क्रेडिटर कंप्लेन कर रहा है सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सर मेरे साथ तो बुरा हुआ है सर, हमको कैसे पता होगा कि कंपनी को पेमेंट नहीं करना है और अकाउंटेंट को पेमेंट, सॉरी कंपनी को पेमेंट करना है और अकाउंटेंट को पेमेंट करना नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आप मुझे बताओ ये कंपनी का इंटरनल मैटर्स वाला बात था या कॉमन सेंस था? कॉमन सेंस था कि भैया अगर आप कंपनी से कुछ सामान लिए हो उसमें पेमेंट करे तो कंपनी को पेमेंट करना है, अकाउंटेंट क्यों लेगा पेमेंट, ये तो लॉजिकल बात है। अगर आपने नेग्लिजेंस किया, आपने इग्नोरेंस किया, आपने गड़बड़ी किया इस तरीके से, तो आप DOIM डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका
नेग्लिजेंस वाला पार्ट है कि अकाउंटेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सोल्ड द प्रॉपर्टी, थर्ड पार्टी कैन नॉट अज्यूम। ठीक है, एक एग्जाम निकल लिखा हुआ है, इसमें मैं बताता हूं आपको। अकाउंटेंट ने क्या किया, थर्ड पार्टी था, एक मिस्टर ये था, यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंटेंट ने बोला कि मैं ही हूँ सब कुछ कंपनी का, आप टेंशन मत करो। ठीक है, कंपनी का एक प्रॉपर्टी था, कंपनी प्रॉपर्टी था, वो अकाउंटेंट ने क्या किया, इसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और इसने पेमेंट किसको कर दिया, अकाउंटेंट को कर दिया, 10 लाख रुपया। ठीक है, और बाद में कंपनी बोला मैंने तो कोई कंपनी बेचा ही नहीं है, मैं तो कोई प्रॉपर्टी बेचा ही नहीं है, तो तुम्हारे नाम पे कहां से प्रॉपर्टी हो गया। तो ये बोलेगा सर डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सर डॉक्टर ऑफ मेरे से दूरा हुआ, हमको कैसे पता होगा कि अकाउंटेंट जो है वो कंपनी का प्रॉपर्टी ही नहीं बेच सकता। तो कोर्ट बोलेगा गधेड़ू है क्या, कौन सा अकाउंटेंट भाई कंपनी का प्रॉपर्टी बेचता है भाई, कौन सा अकाउंटेंट प्रॉपर्टी का, इतना बड़ा पावर हो गया क्या अकाउंटेंट के पास में कि वो कंपनी का प्रॉपर्टी को बिना कंपनी को पूछे वो बेच देगा, और तुमने खरीद लिया। वाह भाई, इस केस में मुझे बताओ नेग्लिजेंस है या डीओआईएम एप्लीकेबल होना चाहिए, इनोसेंट है या नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट है, उस केस में डीओआईएम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, डीओआईएम इज नॉट एप्लीकेबल। डायरेक्टर वाला पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर ही लिया आपसे केस स्टडी। ठीक है, ये आनंद विहार लाल है ना, ये अंडरवुड वाला पार्ट जो है वो अगर याद नहीं हुआ तब भी चलेगा, बट ये आनंद विहार लाल वैसे दिनशॉ एंड कंपनी जो है इसको थोड़ा दिमाग में रखना, पूछ लेता कभी कभी। ठीक है, ठीक है, तो दो एक्सेप्शन है। नंबर 1, अगर आप कंपनी के इंटरनल मैटर्स को जानते हो, इरेगुलरिटी को जानते हो, और फिर आप बोलते हो कि डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो नहीं चलेगा। नंबर 2, अगर आप नेग्लिजेंट हो, आप सस्पेशन कर सकते थे बट आपने किया नहीं, आपने गलती किया, आपने नेग्लिजेंट थे, उस केस पे डीओआईएम जो है एप्लीकेबल नहीं। थर्ड बट नॉट वेरी इंटरेस्टिंग इज फॉर्जरी। देखो क्या हुआ, सुनो। ठीक है, ये केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे, और आपको बताना है कि किसको फेवर में देगा लॉ। ठीक है, केस स्टडी का नाम प्लीज याद रखना, डबल स्टार, और ये आप लोग लिख लेना, जिसके पास में प्रिंटेड है या जो मेरे से बुक लेगा 2-4 दिन में आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है, लिख लेना, एक्सपेक्टेड में लिख देना आप लोग, एक्सपेक्टेड एग्जाम में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सुनो, पहले के जमाने, अच्छा आजकल तो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म आता है, शेयर्स वगैरह जो होता है ना, शेयर वगैरह, उससे डीमैट फॉर्म में आता है आजकल। जैसा फिजिकल शेयर्स नहीं मिलता, आप लोग पापा मम्मी को पूछना, वो लोग के टाइम में क्या होता था, शेयर्स जो है फिजिकल फॉर्म में आता था। किसी कंपनी जब रिलायंस का अगर शेयर्स खरीदते हो आप, तो रिलायंस का शेयर्स जो है फिजिकल कागज आता था, कागज। आपका किसी का आता भी होगा तो पता नहीं मेरे को, बट आजकल नहीं आता। आजकल एक टाइम के बाद में सब कुछ बंद कर दिया, आजकल सब कुछ जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आपका आता है। ठीक है, बट एक टाइम था जब शेयर सर्टिफिकेट आता था कंपनी से। ठीक है, अब सुनो, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, उसने कंपनी के शेयर्स परचेज किए। ठीक है, कंपनी के शेयर्स परचेज किए। ठीक है, कंपनी के शेयर्स परचेज किए, और शेयर्स जो है कंपनी का वो तभी लीगल माना जाएगा, जो शेयर्स आपको मिलने वाला ना कंपनी का, वो तभी माना जाएगा लीगल जब कंपनी में कॉमन सील है। ठीक है, कॉमन सील है कंपनी का, सेक्रेटरी का साइन है, और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर का साइन है। क्या बोला मैंने, एक जब शेयर खरीद रहे हो आप, तब इसे कब माना जाएगा वैलिड है ये शेयर सर्टिफिकेट, कब माना जाएगा ये शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है, जब कंपनी के कॉमन सील है कंपनी का। कॉमन सील पे क्या क्या चीजें लिखा हुआ है, कॉमन सील में एक सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए और 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। ठीक है, सेक्रेटरी का तो साइन था, सेक्रेटरी का साइन तो था, ओके, बट 2 डायरेक्टर जो साइन था ना, ये भी था, 2 डायरेक्टर का साइन था, बट ये जो साइन था ये कॉपीड साइन था, फॉर्ज साइन था, किसी ने जानबूझ के कॉपी करके साइन करके आपको दे दिया, चिपका दिया। ठीक है, ये सर्टिफिकेट फिर आपके पास आ गया। ठीक है, आपने चेक किया, आपने सब कुछ पढ़ा था पहले से, आपने सारा मेमोरेंडम वगैरह पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि शेयर सर्टिफिकेट में 3 चीज होना चाहिए, एक कॉमन सील वाला जो होना चाहिए, उसमें आपका सेक्रेटरी का और 2 डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। आपने कागज देखा, आपने देखा यहाँ शेयर सर्टिफिकेट है, उस पर साइन भी है, तीनों का साइन है, आपने शेयर सर्टिफिकेट रख लिया। बाद में पता चला कि भैया ये तो शेयर सर्टिफिकेट गड़बड़ है, क्योंकि इसमें साइन जो है वो क्या किया हुआ, फॉर्ज किया हुआ, कॉपी किया हुआ। ठीक है, ये बंदा जो है गया दौड़ के कोर्ट के पास पे, सर मेरे साथ में बुरा हुआ है, कोर्ट के पास पे गया, सर मेरे साथ में बुरा हुआ है, सर आपको पता है मैंने तो सब कुछ देखा था, मैंने प्रॉपर्ली सब कुछ देखा सर, मैंने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को भी पढ़ा, और शेयर सर्टिफिकेट में मैंने साइन भी देखा, सबका साइन था, इन्होंने गड़बड़ किया, इन्होंने कॉपी किया साइन को। ठीक है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, आप मुझे बताओ, मैंने केस पूरा समझा दिया आप लोगों को, आप मुझे बताओ, ये जो है रूबेन, क्या उसको जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या? अगर केस नहीं समझा वापस बोलेगा, अगर जिसको केस समझ में आया मेरे को बताओ, अगर केस समझ में नहीं आया पहले तो ये बताओ कि केस समझ में आया ही नहीं है। लास्ट केस है आपका इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आज क्लास भी खत्म हो जाएगा, तो मेरे को बताओ बताओ बताओ। एक बार केस और एक और बात, एक इंसान है रूबेन,
उसने कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट खरीदा। शेयर सर्टिफिकेट जो है वो लीगल तभी माना जाता है, कंपनी से जो शेयर सर्टिफिकेट आता है, जब आप शेयर खरीदते हो ना तो कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट बेचता है, ठीक है। अब कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट तभी लीगल माना जाएगा जब कंपनी का कॉमन सील वगैरह है, सेक्रेटरी ने साइन किया और 2 डायरेक्टर्स, ये आपस में उसका कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि कोई भी शेयर सर्टिफिकेट होगा उसमें कंपनी का कॉमन सील होना चाहिए, सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए और 2 डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए। रूबन के पास शेयर सर्टिफिकेट आया, उसे चेक किया, सेक्रेटरी का साइन है, 2 डायरेक्टर का साइन है। बाद में पता चला जो 2 डायरेक्टर, सेक्रेटरी तो ठीक था, 2 डायरेक्टर तो साइन था ना, ये कॉपी किया हुआ है, सेक्रेटरी ने ही कॉपी करके दे दिया, ठीक है। सेक्रेटरी जो था उसने कॉपी मार के साइन मार के ऐसे ही आपको दे दिया, ठीक है। तो नियम से क्या होगा, ये सर्टिफिकेट तो आपका काम का ही नहीं है, आपका तो बुरा हुआ। तो ये जो रूबेन है ये कोर्ट पे गया, कोर्ट पे बोला कि सर सर्टिफिकेट में मैंने सब कुछ चेक किया सर, मेरे को कैसे पता होगा सर, इंटरनल मैटर है ये लोग का, ये लोगों ने साइन ठीक किया या नहीं किया, मेरे साथ में जस्टिस हुआ, मेरे को जस्टिस दीजिए सर, डीओएम एप्लीकेबल कीजिए, मेरे को कैसे पता होगा, मुझे फेवर करो, आप मुझे बताओ कोर्ट किसको फेवर करेगा, कोर्ट का क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या होगा बताओ। केस समझ में आ गया सबको, केस समझ में आ गया सबको अच्छे से बताओ, केस समझ में आ गया, केस में समझने में कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं भैया। चलो बताओ, सब लोग का आंसर चाहिए हमको, देखता कितना दिमाग लगता है आप लोग। सिर्फ इतना बताओ कोर्ट किसको फेवर करेगा, रूबेन को भैया। रूबेन को करना चाहिए, ठीक है। और सब लोग रूबेन ही बोल रहे हैं क्या, हाँ। कोई ऐसा है जिसको और कोई दूसरा ओपिनियन देना है? आंसर मत पढ़ना, हाँ आंसर मत पढ़ना प्लीज, अपने आप। बताओ रूबेन या कुछ और बोलो। रूबेन बोला कि सर ये तो गलत बात है, मेरे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, जो शेयर सर्टिफिकेट दिया उसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है, क्यों साइन दे गया, आप इसको लीगल मानो, मेरा जो रुपया लगा हुआ है आप इसको लीगल मानो, मैंने शेयर्स कंपनी का खरीदा है, मैंने प्रॉपर गुड फेथ पे खरीदा है सर, मेरे साथ में बुरा हुआ है सर, आप इस शेयर सर्टिफिकेट को लीगल मानो सर, सही मानो सर, मेरा लॉस हो जाएगा नहीं तो। आप मुझे बताओ कोर्ट किसके फेवर में देगा जजमेंट, बताओ। रूबेन। रूबेन सर रूबेन के भी आपने सर बुरा हुआ है रूबेन के साथ में सर, देखो आप खुद ही समझ में आ रहा है आपको, आप क्या बार बार चीज पूछ रहे हैं हम लोग को। सर रूबेन के साथ में बुरा हुआ है सर, उसको कैसे पता होगा कि ऐसे वो लोग गड़बड़ करके साइन कर देगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कैसे करेगा, गड़बड़ हो रहा है। रूबेन ने तो इतना इनोसेंट बेचारा, इमोशनल इंसान है बेचारा, ये तो कुछ गड़बड़ किया ही नहीं, सब कुछ पैसा वैसा सब कुछ दिया है, इसको शेयर सर्टिफिकेट गलत मिला, इसको तो एकदम वैलिड डिक्लेयर कर देना चाहिए। इमोशंस जो है आपका वो आपको ये बोल रहा है, ठीक है, इमोशंस आपका बिल्कुल सही है, रूबेन के साथ में बुरा तो हुआ है, बट लॉ ऐसा नहीं सोचता, बुरा हुआ है, ठीक है, बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, खराब मेरे को भी लग रहा है जितना आपको लग रहा है, बट कोर्ट ऐसा नहीं सोचता, कोर्ट ये बोलता है, ठीक है, माना शेयर सर्टिफिकेट में उन्होंने गड़बड़ किया, माना, बट मैं चाह कर भी इस शेयर सर्टिफिकेट्स को लीगल नहीं मान सकता। क्या बोला सर, मैं चाह, कोर्ट भी ये बोला कि मैं चाह कर भी इन शेयर सर्टिफिकेट्स को लीगल नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। क्यों बोला, बिकॉज इट हैज अ डिफेक्ट ऑन टाइटल। अरे यार ये क्या नया वर्ड आ गया सर, क्या लिख दिया लोग, इट हैज अ डिफेक्ट ऑन टाइटल, मतलब सर देखो रूबेन के साथ बुरा हुआ ये मान लिया, ठीक है, सोचो मैं रूबेन के जगह दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, किसको आ रहा है एग्जांपल में बताओ मुझे, बार के लिए इसको एग्जांपल में लूं मैं, सोचो मैं राशिका को लेता हूं एग्जांपल में, ठीक है, राशिका को क्या हुआ, राशिका गया था बेचारा दुकान में, कोई शॉप में गया काफी पूरा दिनों में, आपको पता है ना कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, आप कभी पैसे देते हो, कभी लेते हो, कभी लेते हो, कभी पैसे देते हो। राशिका को क्या हुआ, ट्रांजैक्शन करते 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 ध्यान नहीं रहा, राशिका को बेचारा को, ठीक है, उसका गलती नहीं था, बिल्कुल गलती नहीं था, उसको गलती से 2000 रुपए का नकली नोट मिल गया। आप मुझे बता राशिका गलती है क्या, अब वो बेचारा दुकान जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, उसको बेचारा को क्या मिल गया, 2000 रुपए का नकली नोट मिल गया, बेचारा राशिका पूरा रोने लग गया, बोला सर मेरी कोई गलती नहीं है, बैंक वाले के पास गया, बैंक वाले को बोला सर ये तो मेरी कोई गलती नहीं है, 2000 रुपए का नोट मैंने तो कोई डुप्लीकेट लिया नहीं था, ठीक है, किसी और ने दिया है, ठीक
ठीक है, आप मानो मेरी बात को, मैंने तो देखा ही नहीं है कुछ भी, मैं तो हाथों हाथ आपके पास बैंक के पास में आया, मुझे कैसे पता होगा नोट लिया, बताओ मेरे को। इमोशनली अगर देखें तो राशिका के साथ में बुरा हुआ या नहीं हुआ, मेरे को बताओ। इमोशनली अगर हम लोग सोचे तो राशिका के साथ में बुरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बट ये चाह कर भी क्या मुझे बताओ कोर्ट या फिर बैंक इसको बोल सकता कि हाँ राशिका आपके साथ में बुरा हुआ है, 2000 रुपया आपसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप चलाओ आराम से, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। लॉस नहीं, किसका हुआ? है। लॉस किसका हुआ? राशिका। राशिका का लॉस हुआ। अरे तो गलती था क्या? नहीं था, कोई गलती नहीं था राशिका का, बट लॉस किसका हुआ? राशिका का ही हुआ है, क्योंकि कोर्ट चाह कर भी, बैंक चाह कर भी इस 2000 रुपए का जो नोट है ना, इसको लीगल नहीं मान सकता, बिकॉज इसमें एक डिफेक्ट है टाइटल में। सर ये जो 2000 रुपया है ना, ये 2000 रुपया है नहीं, समझ रहा है? इस पे डिफेक्ट है टाइटल में, ठीक है, इसके टाइटल में डिफेक्ट है। 2000 रुपया सिर्फ लिखने के लिए 2000 रुपया है, बट इसका एक्चुअल वैल्यू 2000 रुपया नहीं है, ये डुप्लीकेट नोट है। तो अगर टाइटल में ही डिफेक्ट है, टाइटल में ही डिफेक्ट है, तो कैसे कुछ इसको आगे आप बढ़ोगे? यही सर्टिफिकेट के साथ में हुआ कि सर सर्टिफिकेट ही गड़बड़ है, कंपनी का ये लीगल सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो मैं चाहकर भी, क्योंकि रूबेन के साथ में खराब हुआ, मैं इस सर्टिफिकेट को कैसे लीगल डिक्लेयर करूं? मैं कैसे करूं? बिकॉज ये सर्टिफिकेट में ही डिफेक्ट है टाइटल में, ये सर्टिफिकेट ही गड़बड़ है, तो मैं कैसे करूं? ठीक है, तो इसलिए ये केस जो है, अगर फॉर्जरी का केस हुआ, अगर कभी भी फॉर्जरी का केस हुआ, फॉर्जरी मतलब जिसमें गड़बड़ किया, जैसे ये नोट था, इस नोट में फॉर्ज्ड हुआ, ये नोट है ना, गड़बड़ है नोट, अगर ऐसा हुआ, उस केस में DOIM यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ऑप्शन नहीं है। कोर्ट चाहता है कि आपको फेवर दे, कोर्ट चाहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि भैया जहां जो सामान है, मेन जो सामान है, यहाँ पे जो सामान फॉर्ज हुआ है, उसी का अगर टाइटल में डिफेक्ट है, ठीक है, अगर सर सामान है, जैसे इस केस में शेयर सर्टिफिकेट था, ठीक है, इस केस में शेयर सर्टिफिकेट था, या फिर इस केस में रुपया था, ठीक है, इस पे डिफेक्ट तो टाइटल में ही है, सामान ही डिफेक्टिव है, तो उसको कैसे लीगल डिक्लेयर करें, किस तरीके से को जस्टिफाई करें? ठीक है, तो फॉर्जरी का केस में आप सुनना, फॉर्जरी का केस में चाह कर भी कोर्ट जो है DOIM का फेवर नहीं दे सकता है, रूबेन को जस्टिस नहीं मिल सकता इस केस में। अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ हुआ, राशिका क्या कर सकता है? राशिका या फिर रूबेन ये कर सकता है कि वो कंपनी का जो सेक्रेटरी था, जो ये बदमाशी किया, उसके खिलाफ केस करे, मतलब कंपनी के खिलाफ केस दे सकता है। सेक्रेटरी के खिलाफ केस करो, सेक्रेटरी को बोलो कि उसने गलत किया, सेक्रेटरी को कोर्ट में लेके जाओ, उसके थ्रू नया सर्टिफिकेट इशू कराओ, वो सही हो जाएगा रूबेन के लिए। बट जो रूबेन ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस किया, बोलते हुए कि मैंने तो सही फेथ में, गुड फेथ में सर्टिफिकेट लिया था, चाह कर भी कोर्ट जो है कंपनी के फेवर में, सॉरी इसके रूबेन के फेवर में नहीं दे सकता। फिर राशि का क्या कर सकता है? जो दुकान से उसको लगा है कि हाँ 2000 रुपए का नोट लिया है, उसके पास जाके उसको बोलेगा भाई तू सही नोट दे, नहीं तो मैं तेरा खिलाफ केस करूंगी। वहां से अगर सही नोट उसको मिल गया तो राशिका का सही है, या फिर कोर्ट के खिलाफ केस किया कि भैया उस दुकान से मैंने लिया था, वहां पे नकली नोट आया था, अगर आपने प्रूफ कर दिया तब आपको 2000 रुपए जो है असली मिल जाएगा, बाद में जाके उसका लीगल एग्जिस्टेंस होगा। ये तो 2000 रुपए का नकली नोट मिला, आप चाह कर भी, गलत तरीके से आपने लिया भी नहीं, आपके साथ में गलती हुआ, फिर भी चाह कर भी आपके खिलाफ जो है फेवर नहीं जा सकता है। ठीक है, आपके लिए फेवर नहीं जा सकता है, ये सर्टिफिकेट जो है या फिर ये जो रुपया है ये इलीगल ही माना जाएगा, ये डिफेक्टिव भी माना जाएगा। DOIM will not be applicable in the case of forgery, यानी कि DOIM is not applicable in 3 cases। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शंस क्या है? 3 केसेस में। नंबर 1, अगर आपको इंटरनल इरेगुलरिटीज के बारे में ऑलरेडी पता था, डायरेक्टर वाला केस में। नंबर 2, अगर आपने नेग्लिजेंस किया है, अकाउंटेंट के नाम पे पेमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया। नंबर 3, फॉर्जरी। सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को फॉर्जरी, बिकॉज ये आपका जो सोर्स है इसके बियॉन्ड है। ठीक है, इसीलिए फॉर्जरी वाला जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 4 स्टार्स भी यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, और नीचे जगह भी दे दिया है ताकि आप जब बुक से पढ़ो हल्का हल्का तो इसमें अपने लैंग्वेज पे आप लोग लिख सको। ठीक है, क्या लिखना है आप, चाहे मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी पूरा डिटेल तरीके से लिखा हुआ है प्रॉपर्ली, तो उसमें से भी पढ़ के यहाँ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ नहीं तो वहां मिल जाएगा आपको आंसर्स, उसका स्ट्रेस नहीं, वहां पूरा प्रॉपर्ली आंसर्स लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम की तरह एकदम। ठीक है, जब क्वेश्चन बैंक से हम लोग पढ़ेंगे ना हाथ से एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को ये वाला चैप्टर अच्छे से प्रॉपर्ली क्लियर है? यस सर। ठीक है, विद दैट द एंटायर चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट, 5 चैप्टर है आपका लॉ में, उसमें से एक चैप्टर जो है वो आपका स्वाहा हो गया। ठीक है, 1 चैप्टर इज डन। और एक बार ये देखो, जब आप पढ़ते हो ना, तब जब शुरू में भी पढ़ोगे तब लगेगा कि बाप रे इतना सारा है, इतना बड़ा है, कैसे करेगा। नहीं, जब उसको रिपीट करते रहो, अभी देखो पहले यूनिट 1 पढ़ा था, कितना लंबा लगा था हम लोगों को, फिर जब आज पढ़ा तो लगा हाँ कुछ क्या तो है यूनिट नंबर 1 में, सेक्शन है, थोड़ा फीचर्स है, थोड़ा कॉर्पोरेट विल के बारे में, बस खत्म। तो जब आप पढ़ोगे ना, तो कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे, तो आपके लिए कंटेंट बिल्कुल छोटा हो जाएगा। यू कैन कंप्लीट द एंटायर कंपनी दैट इन 1 आवर।
आराम से कर सकते हो रिविजन प्रॉपर्ली अगर आप चाहोगे तो। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो चैप्टर्स जो है एक बार समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि नया सब्जेक्ट है ना पूरा। फिर धीरे धीरे जैसे अभी आपका ये चैप्टर खत्म हो गया और एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जो आपने खत्म किया है, इजी चैप्टर खत्म नहीं किया आपने, इससे इजी है चैप्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इससे इजी है कंपैरेटिवली, मतलब कुछ यूनिट्स के अलावा इजी है। पार्टनरशिप एक्ट इससे इजी है, एलएलपी एक्ट इससे इजी है। तो इजी चैप्टर्स ही है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आपने खत्म किया है, तो यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि धीरे धीरे आप जब पढ़ते रहोगे लैंग्वेज को प्रॉपर्ली, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा धीरे धीरे। अभी हल्का हल्का जब लॉ सीख जाओगे आप, तब आपको बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा, क्योंकि नया चीज है, इससे दिमाग अभी थोड़ा चल रहा है आपका, धीरे धीरे चलेगा। फिर जब आगे बढ़ते रहोगे तब आपका जो है इंटरेस्ट भी आ जाएगा और फिर शायद आपको मजा तो आता ही होगा। ठीक है, तो वो भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, भैया एक बार बोलिए ना वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंजर्वेटिव नोटिस कुछ नहीं है, कंपनी के फेवर में है। जैसे अभी मैंने बोला कि कंपनी का मेमोरेंडम को पढ़ना जरूरी है, आउटसाइडर्स जो भी डील करने वाला, जैसे मैंने आपको पहले के क्लासेस में भी बोला कि कंपनी का जो कंपनी के पास पावर है कि कंपनी ये बोल रहा है कि जब भी कोई थर्ड पार्टी डील कर रहा होता है कंपनी के साथ में, तो उसको जरूरी है कि कंपनी के जो मेमोरेंडम है आर्टिकल्स को पढ़े। ये कहाँ लिखा हुआ है आप पूछ सकते हो ना, मैंने ये पहले भी बोला आप लोगों को कि कभी भी आप डील कर रहे हो कंपनी से, उसका आर्टिकल्स और मेमोरेंडम पढ़ो, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बड़े आप बोलोगे कहाँ लिखा हुआ है चीज, ये यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ आपका। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोल रहा है कि जब भी आप कंपनी के साथ में डील करोगे तो कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को आप प्रॉपर्ली पढ़े हो, ये अज्यूम करता है कंपनी। आप ये नहीं बोल सकते अरे अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, अच्छा कंपनी से डील करते वक्त में कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता है, ओहो मेरे को तो पता ही नहीं था। ठीक है भैया इसका और इंडोर मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या है फिर? कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को फेवर कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को फेवर कर रहा है, और इंडोर मैनेजमेंट जो है वो तुम्हारा आउटसाइडर्स को फेवर कर रहा है। मतलब कंपनी का जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो ये बोलता है कि आउटसाइडर को कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए। ओके, इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को तो पढ़ना चाहिए, बट an outsider will not know about anything which is going inside the company। यानी कि मैं अगर डील कर रहा हूं कंपनी से तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ लिया, आर्टिकल्स पढ़ लिया। अब अगर कंपनी का कोई इंटरनल मैटर है जो कंपनी के अंदर हो रहा है, उसके बारे में मेरे को आइडिया होगा, बताओ मेरे को, उसके लिए मेरे को आइडिया होगा? मेरे को आइडिया नहीं होगा। तो अब कंपनी अगर बोलेगा सर एमओए पढ़ना चाहिए, उसमें मेंशन किया, आपको तो पता रहना चाहिए सब चीजें, तो मैं बोलूंगा सर जो चीज मुझे दिख रहा है बाहर से वो तो मुझे फिर भी पता चलेगा, पर जो कंपनी का इंटरनल मैटर है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मेरे को भी बचाने के लिए कुछ होना चाहिए ना, जो आउटसाइडर है, क्योंकि मेरे को इंटरनल मैटर के बारे में मैं नहीं जान सकता। उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये जो है कंपनी का जो आउटसाइडर्स है उसको बचाता है, क्या बोल के कि भैया कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को तो ये जानता है, बट कंपनी में जो इंटरनली चल रहा है ना वो मेरे को नहीं पता, उसके खिलाफ कंपनी मेरे लिए केस, मेरे लिए साथ में बदमाशी है, मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकता। मैं ये मानूंगा कि कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स है ना वो ठीक ही चल रहा होगा। मैं क्यों जानूं कि कंपनी का बोर्ड में लड़ाई हो रहा है, कुछ चल रहा है, वो क्या मतलब है? मैं डोमिनोज गया, ठीक है, डोमिनोज में लिखा हुआ अपना हाथ को सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, वहां पे काउंटर में ऑर्डर दो, आपको सामान दे देना है और आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सब कुछ कर दिया, मेरा काम खत्म। अब वो लोग के पास में प्याज व्याज कुछ नहीं है, वो लोग बोलेगा कि सर आपको तो पता रहना चाहिए कि अभी लॉकडाउन है, मेरे को प्याज नहीं होगा। मेरे को कैसे पता होगा? मेरे को क्या मतलब है कि कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम क्या है आपका? मेरे को पिज्जा चाहिए। इस जगह में आप डोमिनोज ये नहीं बोल सकता कि सर सॉरी आपको तो पता रहना चाहिए था कि अभी लॉकडाउन वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने देखा ही है, तो आपको ना बिना कैप्सिकम बिना प्याज का आपको मिलेगा। बोले मेरे को मतलब नहीं है सर। इधर में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आता है और वो बोलता है कि भैया ये जो है गलत है तुम्हारे साथ जो तुम कर रहा है, क्योंकि उसको जो चीज पता है उसको इसने कर दिया। इंटरनल मैटर्स के बारे में आउटसाइडर को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को बचाता है, इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर को बचाता है कंपनी का इंटरनल मैटर से बचने के लिए। समझ में आया? अब हाँ। समझ में अच्छे से ये चीज। हाँ। भैया अगर कंपनी ऐसे करने से फिर कोई कंपनसेशन देके बात भी तो खत्म कर सकता है। वो तो आपस में मैटर है, अगर कोर्ट में नहीं जा रहा तो ऑफ रिकॉर्ड होता है। अपन गाड़ी वाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी का ही लग जाता है कभी कभी, तो नियम से क्या होता है, पहले एफआईआर जाओ, कोर्ट पुलिस स्टेशन जाओ, फिर कोर्ट में करो आप, फिर जो भी कॉम्पनसेशन होता है वो लो, तरीका तो वो होता है। बट अपन क्या करते हैं, अपन बोलते सुनो कोर्ट में तुमको ना जाना, तुमको पुलिस स्टेशन हमको भी जाना, हमको भी जाना, आपस में सेटल कर लेगा हम लोग, करता है ना।
वो तो हमेशा ही ऑप्शन रहता है वो तो, बट कभी कभी नहीं होता है ना इसलिए। और कभी कभी मेन कोर्ट पे जाने का रीजन होता है कि अगर आपको पता है ना कि आपने लॉ का सही फायदा उठा लिया, आप समझ रहे हो, कंपनी को पता है कि उसने लॉ का बढ़िया फायदा उठाया, अब कंपनी के फेवर में चीजें, तो कंपनी हमेशा बोलेगा हाँ ठीक है चलो केस करते हैं। जहाँ कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, वहां पे कंपनी बोलेगा चलो आपस में सेटल कर लेता है। और एक बात बताता हूँ आपको, कंपनी के पास अगर अच्छा बड़ा कंपनी है तो कंपनी के पास ऑलरेडी लीगल आदमी रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, लीगल आदमी बहुत ज्यादा रहता है। तो मतलब चांसेस यही रहता है कि मुश्किल है, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट के खिलाफ ही कुछ केस वेस हुआ, ये सब हुआ तब बात अलग है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, कुछ सिंगल पार्टी के लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है जनरली। ऐसा नहीं है कर नहीं सकता हूँ, बट मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। चले एंड करें आज का क्लास, फिर क्लियर हो गया चैप्टर पूरा अच्छे से। एक बार चैप्टर रीड कर लो आप लोग, ठीक है, चैप्टर एक बार रीड कर लो आप लोग अच्छे से एक बार, उसके बाद मेरे को बताना चैप्टर में डाउट होगा तो, एंड हम ट्राई करता है इस वीक के अंदर अगर हो सके आप लोग को, तो मैं आप लोग को जो ये जैसे क्वेश्चन बैंक तो मैं आपको आप ले ही सकते हो वैसे, और स्टडी मटेरियल जो है वो भी कोशिश करता हूँ कि खत्म करने का। बस एक आईसीए जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वही बचा हुआ है, बाकी तो सब कुछ रेडी हो गया, उसका भी 3 यूनिट हो गया, 3 का बाकी है थोड़ा सा करना। क्वेश्चन बैंक कैसे लूंगी? मेरे से ले लेना कभी भी, अगर मैं एकेडमी तो आऊंगा मैं आज तो तो बाजार में रहती हूँ, तो मैं